ठीक है बच्चा, देखो यहाँ से अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, मतलब लास्ट क्लास को रिवाइज करने के लिए इलास्टिक कोलिजन जो किया था हम लोगों ने, और फिर उसके बाद आगे की थ्योरी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन देखो सामने, कितनी देर में आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, इसमें 30 किलोग्राम की जो बॉडी है ना, डायग्राम में दिख रही है 30 किलोग्राम, वो उसको ड्रॉप कर रहे हैं 2 मीटर के हाइट से। ठीक है, सो 30 किलोग्राम ब्लॉक ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 2 मीटर ऑन टू अ 10 किलोग्राम पैन। मतलब ये जो बी है ये 10 किलोग्राम की बॉडी है, कोई स्प्रिंग के साथ अटैच है, और स्प्रिंग में कांस्टेंट वगैरह सब मेंशन्ड है। न्यूमेरिकल में देखोगे तो इसका कांस्टेंट के भी दे रखा है तुम्हें, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आपको निकालना है इसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द फैन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द फैन, इनफैक्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ। आपकी हाँ जी बच्चा। सर आवाज चली गई थी सर बीच में। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ सर अब आ गया सर। चलो ठीक है, कैसे करेंगे देखो यार, इसमें क्वेश्चन में ना, और इम्पैक्ट इसमें भी इलास्टिक है, कोलिजन जो है इसके अंदर भी इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन ही लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसीलिए इसका एग्जांपल एक और ले रहे हैं। 30 किलोग्राम बॉडी 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप करी जाएगी, 10 किलोग्राम से वो कोलाइड करेगी, कोलिजन इलास्टिक कहा जा रहा है। उसके बाद स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगी ये आपको बताना है इसके अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पिछले एग्जांपल्स के थ्रू आप देखते चले जा रहे हो कि इसको मल्टीपल फेजेस में डिवाइड करो। सबसे पहला वाला फेज होगा इसके अंदर, फिर से फेज 1 जो इसके अंदर कंसिडर करेंगे, फेज 1 है वो मोशन ऑफ 30 किलोग्राम बॉडी। तो इससे पहले ये निकालो मोशन ऑफ 30 किलोग्राम फॉर 2 मीटर, मतलब कि जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाओगे इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए? 30 किलोग्राम की बॉडी, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से, कि 30 किलोग्राम की बॉडी अगर 2 मीटर नीचे गिरेगी, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो आप, काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हो। काइनेमैटिक्स की थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी। हाँ, उससे भी आ जाएगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और 2 मीटर फॉल करेगा, ग्रेविटी इसके लिए g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो काइनेमेटिक्स की, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको अप्लाई करके निकाल लो इसमें, इससे क्या वेलोसिटी आएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ 30 किलोग्राम बॉडी निकाल लीजिए आप जस्ट बिफोर कोलिजन। कितनी बता रहे हो? 40, मतलब 2 रूट 10, v स्क्वायर 40 है। अच्छा, v स्क्वायर 40 है, तो ये 2 रूट 10 मीटर पर सेकंड आ गई। ये फेज 1 हो गया। अब क्वेश्चन का फेज 2 जो आएगा वो ये होगा, फेज 2 ऑफ क्वेश्चन विल बी कोलिजन 30 किलोग्राम के बीच में और 10 किलोग्राम के बीच में। तो यही इसका स्टेप है, कल से लेकर के आज तक मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें कोलिजन वाले कंसेप्ट लगा लेते हैं यार, कोलिजन वाले 30 किलोग्राम और 10 किलोग्राम में। तो जो 30 किलोग्राम बॉडी है उसकी वेलोसिटी आपने कोलिजन से पहले फाइंड कर ली है कि कोलिजन से पहले वो 2 रूट 10 मीटर पर सेकंड पर है, और जो 10 किलोग्राम की बॉडी है वो कोलिजन से पहले रेस्ट पे है, क्वेश्चन में दिया गया है। कोलिजन के बाद हम ये मान लेंगे कि जो 30 किलोग्राम की बॉडी है उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और 10 किलोग्राम वाले बॉडी की वेलोसिटी को हम v1 मान लेते हैं कोलिजन के बाद। तो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की स्टेटस, ये जस्ट बिफोर कोलिजन की स्टेटस। इसके लिए इक्वेशंस लगाओगे, इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। अब यहाँ पर फिर इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन आएगा। देखो इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वर्टिकल मोशन हो रहा है, कोलाइड करते वक्त ग्रेविटी लग रही होगी, और कोलाइड करते वक्त स्प्रिंग का भी फोर्स लग रहा होगा। लेकिन प्रीवियस क्लास में यही समझाया था तुम्हें कि कोलिजन का ड्यूरेशन काफी छोटा होता है, तो उस टाइम पर ग्रेविटी और स्प्रिंग को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और एक्सटर्नल फोर्सेस को 0 मान करके मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हो यहाँ पर। तो इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए मोमेंटम कंजर्व करा लो। तो 30 इंटू 2 रूट 10, बाद में 30 इंटू v2 प्लस 10 इंटू v1, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी रिलेटिव स्पीड वाली, तो रिलेटिव स्पीड की इक्वेशन है v1 माइनस v2, कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड, और कोलिजन से पहले वाली रिलेटिव स्पीड है 2 रूट 10, ये सेकंड इक्वेशन। इसको फटाफट इसमें भी वही काम करना है, तुमको v1 सॉल्व करना है और v2, v1 एंड v2 की वैल्यूज निकालनी है। तो ये स्टेप अभी छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड फेज आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मीनवाइल आप v1 v2 सॉल्व जरूर करें, क्योंकि इसकी नीड है अगले क्वेश्चन के लिए। और अगर v1 v2 नहीं तो एटलीस्ट v1 तो सॉल्व कर ही ले कि v1 की वैल्यू कितनी बन रही है।
ठीक है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट पूछा भी गया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये पूछा भी गया है। और ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द इम्पल्स गिवन बाय पैन टू द ब्लॉक। तो पहले ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बॉल जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है, तो ये तो आप निकाल लो v2। और इम्पल्स क्या होगा, तो इम्पल्स की डेफिनेशन लगा लेते हैं। इम्पल्स गिवन बाय पैन टू द ब्लॉक, इसकी डेफिनेशन लगाओ। इम्पल्स मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स गिवन बाय पैन टू द ब्लॉक का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, क्योंकि इम्पल्स का मतलब ही चेंज ऑफ मोमेंटम है। m1v1। हाँ, तो ब्लॉक मतलब ये 30 किलोग्राम। तो 30 किलोग्राम के अंदर मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, तो कोलिजन के बाद वो 30 इंटू v2 है, और कोलिजन से पहले का मोमेंटम, तो कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम में से कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम लेस कर दो, यानी कि 30 इंटू v2 माइनस 30 इंटू कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम 2√10। इसमें कुछ ज्यादा पार्ट नहीं है, जहां पर भी आपको इम्पल्स पूछे आप समझ जाना कि चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा जा रहा है आपसे। और हाँ, सर इम्पल्स गिवन बाय पैन टू द ब्लॉक के लिए हम ब्लॉक का ही सिर्फ चेंज निकालेंगे। टू द ब्लॉक है ना, इम्पल्स टू द ब्लॉक का मतलब जिसका टू द जिसको जिसके लिए इम्पल्स देते हैं ना, मतलब इम्पल्स टू द ब्लॉक, तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी हम उसी का निकालेंगे। गिवन बाय पैन का मतलब है कि पैन ने फोर्स लगाई होगी जिसकी वजह से ब्लॉक का मोमेंटम बदल गया होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम खुद से चेंज नहीं करेगा ना, अपने आप नहीं चेंज कर सकता अपना मोमेंटम कोई भी ऑब्जेक्ट। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ये तो बोलता है कि जब तक हम फोर्स लगाएंगे नहीं बॉडी अपना मोमेंटम चेंज करेगी नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ, इम्पल्स टू द ब्लॉक। नाउ फेज थ्री में जो 10 किलोग्राम की बॉडी है जो स्प्रिंग के ऊपर रखी गई है, ये 10 किलोग्राम की बॉडी नीचे जाएगी और स्प्रिंग को और ज्यादा कंप्रेस करेगी। तो वो वाला फेज अब कंसिडर करिए, फेज 3 जो होगा इसका थर्ड पार्ट, मतलब इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा इसमें। देखो, एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। यस सर, यस हाफ सर, एमवी कोई स्क्वायर को हाफ रेजिस्टेंस के नहीं एक्स्ट्रा है के यहाँ। बराबर कर देंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो देखो कितना आएगा ये, ट्राई करो जरा एक बार कितना आ रहा है। तो देखो इसमें क्या था ना कि जो स्प्रिंग थी क्वेश्चन के हिसाब से, उस स्प्रिंग के ऊपर हमने उस 10 किलोग्राम की बॉडी को रखा है और उसके पास वेलोसिटी कोलिजन के जस्ट बाद, मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन, उसकी जो वेलोसिटी थी उसको v1 लिखा था। वो v1 हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पीछे कैलकुलेट किया गया होगा। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो ठीक है, ये 10 किलोग्राम बॉडी और नीचे जाएगी अभी और स्प्रिंग और ज्यादा कंप्रेस करेगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इसका, ये मान के चलो आपकी मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू स्मॉल x के बराबर होगी, या xm मान लेते हैं, m फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर ऑब्वियसली 10 किलोग्राम की बॉडी जीरो वेलोसिटी हो रेस्ट जाएगी। पे आ जाएगी सर, रेस्ट वेलोसिटी पे, 0। हाँ, तो ये क्वेश्चन का थर्ड फेज हो गया जिसमें स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। अब यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो एनर्जी जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितनी एनर्जी है ये कैलकुलेट किया जाए, व्हाट इज एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। और फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे हाउ मच एनर्जी इज एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो एनर्जी एट मैक्सिमम कंप्रेशन सॉल्व करेंगे और एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन निकालो और इनको आपस में इक्वेट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हुए। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या एनर्जी होगी, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी के 3 फॉर्म हैं। एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होगा और एक स्प्रिंग भी लगी हुई है, तो एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग वाली होती है। 3 फॉर्म्स की एनर्जी है। अब तीनों की इनिशियल वैल्यू कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो वो तो निकाल सकते हो, हाफ मास 10 किलोग्राम है और वेलोसिटी v1 जो पीछे कैलकुलेट की गई है उसका स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस 10 किलोग्राम बॉडी की जो प्रेजेंट लोकेशन है इसको रेफरेंस मान लेते हैं। तो रेफरेंस मानने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की 0 हो वैल्यू जाएगी। 0 हो जाएगी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्प्रिंग की एनर्जी, तो ना 0 नहीं होगा, हाफ के 0। ऐसे होगा। एक बार बताओ, 0 इसलिए नहीं होगा ना कि 10 किलोग्राम की बॉडी स्प्रिंग के ऊपर जब रखी गई होगी
तो कुछ कंप्रेशन आएगा। ऑलरेडी ये कंप्रेस होगा, पहले से ही कंप्रेस रहा होगा बिकॉज ऑफ वेट ऑफ 10 किलोग्राम बॉडी। 10 किलोग्राम की वेट की वजह से स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस होगी, पहले से ही कुछ कंप्रेस होगी। और वो कंप्रेशन कैसे निकालोगे? पहले से जो कंप्रेशन होगा, कोलिजन से पहले ही स्प्रिंग कंप्रेस है। kx वाले से mgh is equals to kx. mgx is equals to mg मतलब वेट और स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करना होगा ना। g is equals to k. हाँ, कोलिजन से पहले 10 किलोग्राम का जो वेट होगा 10 इंटू जी, और स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो k इंटू एक्स बराबर 10 इंटू जी। सर यानी कि इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है कि पहले ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे था। तो वो तो रेस्ट पे तभी होगा ना, रेस्ट पे होने का मतलब फोर्सेस बैलेंस रहे होंगे उसके। तो इसके अंदर इनिशियल कंप्रेशन था, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ये लोग गलतियां कर जाते हैं। इनिशियल कंप्रेशन रहा होगा इसके अंदर, और इनिशियल कंप्रेशन आप निकाल सकते हो 10 किलोग्राम के वेट को स्प्रिंग वाली फोर्स से बैलेंस करके, यानी k इंटू एक्स इनिशियल करके। तो यहाँ पर फिलहाल मैं x इनिशियल पुट कर दूंगा, और x इनिशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि k की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। तो यहाँ से x इनिशियल तुम्हें कैलकुलेट करना होगा 10 इंटू जी यानी 100 अपॉन k की वैल्यू 20 किलो न्यूटन दी रखी है, 20 किलो न्यूटन। तो 10 टू द पावर 3 यहाँ से x इनिशियल आएगा। ओके, मैक्सिमम कंप्रेशन पर, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी kx फाइनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx फाइनल, और एक इलास्टिक। फिर गलती होगी। आप ये बताओ रेफरेंस लाइन के कितना नीचे हो, जिसको रेफरेंस माना है उससे कितना नीचे चले गए? जितना कंप्रेशन हुआ है। तो कंप्रेशन तो पहले से ही xi था, और अब अगर xm है तो एडिशनल कंप्रेशन कितना किया तुमने? सर अगर XM हम xi ना देंगे तो भी वो कैंसिल तो हो ही जाएगा। नहीं होगा, तो एडिशन में ना फिर नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए, ये जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस करें तो कैपिटल एस और एक्सएम बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक्सएम तो उसका कंप्रेशन, टोटल कंप्रेशन बता रहे हो, आपकी नेट कंप्रेशन उसका एक्सएम है। और एक्सएम तो सर हम xi प्लस s होएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो किया उसने ना, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो वो एक्सएम माइनस एक्सआई होगा, बाद वाला कंप्रेशन माइनस पहले वाला कंप्रेशन। इसको समझना, क्योंकि यही पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट्स की एरर होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू जितना वो रेफरेंस पॉइंट के नीचे जा रहा है वो xm माइनस x इनिशियल है, और इसके आगे भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि बिलो द रेफरेंस लाइन सर बिलो द रेफरेंस जीरो नेगेटिव एनर्जी। और इलास्टिक एनर्जी हाफ k, और जो कंप्रेस x इनिशियल स्क्वायर माइनस x। ना जी, फिर गलती कर रहे हो। इसमें इलास्टिक तो डायरेक्ट आएगा ना। कंप्रेशन हो गया था वो एकदम स्टार्टिंग से लेंगे जहां पे नेचुरल लेंथ से यही हाँ, यही दो बातें ध्यान रखने वाली होती है कि स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है उसमें टोटल कंप्रेशन देखना है आपको। टोटल कंप्रेशन से स्प्रिंग की एनर्जी डिफाइन होती है, एडिशनल कंप्रेशन से नहीं। एडिशनल कंप्रेशन डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है बच्चे यहाँ पर कि एनर्जी में आप एक्सएम माइनस एक्सआई नहीं लिखोगे। ग्रेविटेशनल एनर्जी में इसलिए लिखना पड़ता है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी में हमको ये देखना पड़ता है कि जिसको रेफरेंस माना है उससे और कितना नीचे जा रहे हैं आप। तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। स्प्रिंग एनर्जी में टोटल कंप्रेशन और टोटल एलोंगेशन ही देखे जाते हैं एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। सर रेफरेंस वहां पे माना गया ना जहाँ पे ऑलरेडी कंप्रेस्ड है इनिशियली, मतलब थोड़ा सा जब। तो वो रेफरेंस ग्रेविटेशन के लिए होता है बच्चा, स्प्रिंग के लिए रेफरेंस नहीं होता है। स्प्रिंग का रेफरेंस तो उसकी नेचुरल लेंथ होती है। यस सर, नेचुरल लेंथ से होता है। हाँ, यही इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया आज की, मतलब इसमें बड़े कंफ्यूजन है। जहाँ पर वर्टिकल स्प्रिंग्स आती है ना, वर्टिकल स्प्रिंग में बड़े कंफ्यूजन है कि क्या सिचुएशन बनेगी इसमें। तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप रेफरेंस पॉइंट से देखा करिए डिस्प्लेसमेंट, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि नेचुरल लेंथ से वो कितना एलोंगेटेड है और नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस है। ये दोनों बातें ध्यान रखना है इसको। सो आगे इसको अब छोड़ दे रहे, बिकॉज सारी चीजें कैलकुलेट करके इसमें बस सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनली एक्सएम को सॉल्व करना है। तो आगे ये पार्ट आप अपने लेवल पे करना, एक्सएम को कैलकुलेट करके देखिएगा क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, पॉइंट बोलो। यस ठीक है, चलो नेक्स्ट।
अब ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। पार्शियली मतलब ना तो 100% इलास्टिक है, मतलब पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इनइलास्टिक है। कंप्लीटली इलास्टिक भी नहीं है और कंप्लीटली इनइलास्टिक भी नहीं है, जनरलाइज केस है, दोनों के बीच में से कोई केस आ गया। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट बनेगा आप देखो, M1U1 और M2U2 ये कोलिजन से पहले हैं, M1V1 और M2V2 कोलिजन के बाद हैं। तो यहाँ पर ना एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन के नाम से कहा जाता है। देखो परफेक्ट इलास्टिक में क्या कहा गया था, अगर आपको याद करिए कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में, एक बार याद दिला दें आपको कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन जब लिया था तो हम लोगों ने ये कहा था कि रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, अगर रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करें तो ये डायरेक्टली बराबर था रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन के। ये परफेक्ट इलास्टिक था। और परफेक्ट इन इलास्टिक होता तो परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या हुआ था याद करिए। सर रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन को नेगेटिव ऑफ रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर ना कोलिजन। बच्चा ना ना ना, परफेक्ट इन इलास्टिक किसको कहा था, जिसमें दो बॉडीज यूनाइट हो गई थी। स्टिक हो गई थी। relative speed 0 थी। तो जब दो, हाँ जीरो हो जाएगी ना, collision। जब दो बॉडी एक दूसरे से यूनाइट हो गई, एक साथ चल रही हैं, तो उनमें रिलेटिव कहाँ रहा कुछ, तो एक जीरो था। ये दो लिमिटिंग केसेस बताए गए थे आपको कि एक केस जहां रिलेटिव स्पीड पहले वाली रिलेटिव स्पीड के बराबर थी, मतलब कि रिलेटिव स्पीड कंजर्व रह गई, और दूसरा केस जहां रिलेटिव स्पीड जीरो हो गई। तीसरा केस इनके बीच में आएगा, मतलब कि कोलिजन के बाद जस्ट आफ्टर द कोलिजन रिलेटिव स्पीड जीरो नहीं होगी, लेकिन कोलिजन के पहले वाले रिलेटिव स्पीड के बराबर भी नहीं होगी। ये दोनों ही नहीं होंगे, न तो रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन के बराबर होगी और ना ही जीरो होगी, तो जीरो से ज्यादा रहेगी और जस्ट बिफोर कोलिजन वाले रिलेटिव स्पीड से कम रहेगी। उसी को लेकर के न्यूटन ने अपना एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन, जहां पर ये कहा जाता है कि द रिलेटिव स्पीड आफ्टर द कोलिजन इज सम वैल्यू स्मॉल ई रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन। और ये जो वैल्यू स्मॉल ई है इसको हम लोग कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा ध्यान में। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए होता है। अदरवाइज ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। पॉजिटिव वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जहां पर पार्शियल इलास्टिक पार्शियल इनइलास्टिक है, हम कौन कौन सी इक्वेशंस बनाएंगे। तो नंबर 1 इक्वेशन आप बनाओगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने की, यानी कि पॉइंट नंबर 1 से हमको एक इक्वेशन बनेगी M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये हमारी पॉइंट नंबर 1 की इक्वेशन बनेगी। पॉइंट नंबर 2, the kinetic energy of the system just before the collision will be more than the kinetic energy of system just after the collision। तो ये हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं करेंगे इसके अंदर, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा यहाँ पर। तो इस काइनेटिक सर एनर्जी, लीनियर मोमेंटम केवल ड्यूरिंग कोलिजन ही कंजर्व होगा ना, थ्रू एवरी मोमेंट पे नहीं होगा। मतलब हाँ एवरी मोमेंट ऑब्वियसली, अब कोलिजन के बाद कोई और फोर्स लग जाए तो मोमेंटम बदल जाए, उससे हम क्या कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम तो कोलिजन के टाइम हुए ना। देखिए सिस्टम मतलब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाए, तो एक दूसरे पर फोर्स तो ये ड्यूरिंग कोलिजन ही लगाएंगे, फिर कोलाइड करके ये अलग अलग चलने लगे तो फिर ये सिस्टम के पार्ट थोड़ी कह जाएंगे, फिर तो ये इंडिपेंडेंट मोशन करेंगे। तो वो ड्यूरिंग कोलिजन ही होता है। और ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब ये होता है, ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब बेसिकली जस्ट बिफोर कोलिजन से लेकर के और जस्ट आफ्टर कोलिजन तक के बीच में मोमेंटम कंजर्व होगा। ये इसको अगर आप वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब ये है कि मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू द मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये है कंडीशन। काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं करेंगे इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तीसरा पॉइंट ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है कि इंडिविजुअल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हमेशा चेंज होंगे। और चौथा रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड को लेकर के क्या इक्वेशन बनाओगे, कोलिजन के बाद वाली रिलेटिव स्पीड यानी कि v2 माइनस v1, कोलिजन के बाद वाली, ये यही स्टेटमेंट है जो न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन लिख रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट कि v2 माइनस मतलब आफ्टर द कोलिजन v2 माइनस v1 इक्वल टू e टाइम्स
बिफोर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन u1 ज्यादा था, तभी कोलिजन हुआ था यहाँ पर, इसलिए हम उसको u1 माइनस u2 करेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर ये कोई बॉडी अपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगी तो साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, एक वेलोसिटी को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और एक वेलोसिटी को नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशंस ये मान करके लिखी गई हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे। न्यूमेरिकल्स में अगर मान ले कोई बॉडी की एक बॉडी राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, तो अकॉर्डिंगली आप एक को प्लस में पुट करोगे और एक को माइनस में पुट कर देना। बस यही इक्वेशंस बननी है इसकी। ठीक है पॉइंट? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक का कोई एग्जाम्पल क्या होगा सर केस का? तो सारे एग्जांपल यही हैं। मैंने क्या कहा था कि रियल लाइफ में सारे कोलिजन यही होते हैं, क्योंकि जो देखिए नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आप बार बार सुनते भी हो। तो परफेक्ट Yes, sir. इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक तो आइडियल कंसेप्ट्स हैं। एक्चुअल में तो Yes, सारे ही कोलिजन यही हैं, जितने भी कोलिजन है। तो जितने भी कोलिजन के वो एग्जांपल, जो गन सैंडबैग में फंस जाती है सर, वो इनइलास्टिक नहीं हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक, और वो निकलती कहाँ है बाद में? कभी कभी निकल भी जाती हैं। हाँ सर। ऐसा नहीं, वो डिपेंड करता है मतलब सिचुएशन के ऊपर। नहीं देखिए, परफेक्ट इलास्टिक किस बेसिस पे कहा था? परफेक्ट इलास्टिक में ये कहा गया था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो। तो कोई भी ऐसा कोलिजन नहीं है जहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, बिकॉज कोलिजन होने पर कुछ ना कुछ एनर्जी साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में आएगी है, ये 100% आएगी। तो मतलब सारे ही एग्जाम्पल कह सकते, जितने भी एग्जाम्पल है वो सब यही है। बैट बॉल कोलिजन परफेक्ट पार्शियल इलास्टिक पार्शियल इनइलास्टिक है। तो ध्यान रखो यार, क्वेश्चंस करने जा रहे तो ये दो इक्वेशन रखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स करने होंगे उनमें एक मोमेंटम कंजर्व कराओ और एक ये इक्वेशन बनाना कि v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस e2। ये दो इक्वेशंस बना करके हम सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। अब इसका एक स्पेशल केस लिया जा रहा है कि अगर कोलिजन किसी फिक्स सरफेस पर हुआ हो, तो कोलिजन अगर फिक्स्ड सरफेस पर हो, इसी का स्पेशल केस है। मतलब अगर हम m2 को एक वॉल मान लें, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाओ ना यार, अगर फिक्स, ये सेकंड नंबर की इक्वेशन लगाओ। सेकंड नंबर की इक्वेशन ये कहती है कि रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन v2 माइनस v1 इज e टाइम्स u1 माइनस u2। तो इसी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि क्या स्पीड है, तो अगर हम फ्लोर से कोलाइड कर रहे हैं, मान लो फ्लोर से कोई बॉल फ्लोर पे गिरी और बाउंस कर गई, बॉल ऊपर से फ्लोर पे आई और बाउंस करके ऊपर चली गई, ये तो नॉर्मल लाइफ का कोलिजन है। आए दिन आपका सामान गिरकर जमीन पे गिरता है, उछल के वापस आ जाता है। तो अगर वो जमीन पर v स्पीड से गिरेगा तो e इंटू वी स्पीड से वापस आएगा। ये न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। स्पीड आफ्टर द कोलिजन विल बी e टाइम्स स्पीड बिफोर द कोलिजन। इसमें से रिलेटिव वर्ड आप हटा सकते हो। यहाँ पर रिलेटिव इसलिए हटा सकते हो क्योंकि रिलेटिव का मतलब तब होता है जब दोनों बॉडीज मोशन में आ रही हो। दोनों बॉडीज मोशन में है तब आप रिलेटिव कहिए। अगर एक बॉडी मोशन में है और एक बॉडी परमानेंटली रेस्ट पे है, तो हम रिलेटिव की जगह सिंपली स्पीड भी कह सकते हैं कि स्पीड आफ्टर द कोलिजन विल बी स्पीड बिफोर द कोलिजन। तो फ्लोर के साथ में, फ्लोर तो परमानेंट रेस्ट पे रहेगा ना, कि फ्लोर तो कभी मूव करेगा नहीं, इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, बॉडी परमानेंटली रेस्ट पे रहने वाली चीज है। या किसी वॉल से कोलाइड करोगे तो ये परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा। तो जिस स्पीड से आप कोलिजन से पहले आए होगे, कोलिजन के बाद उसमें ई मल्टीप्लाई कर देना, उतनी स्पीड से आप रीबाउंड कर जाओगे। मतलब बाउंसिंग जो होगी वो हमेशा ई टाइम्स करके होगी बाउंसिंग। फ्लोर और वॉल इनके केसेस में ध्यान रखना आप। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये ई कहां से मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर? ये न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन लगा रहे हो इसमें। रिलेटिव वर्ड Yes, को और रिलेटिव वर्ड हटा दिया है। रिलेटिव वर्ड इसलिए हटा दिया है क्योंकि फ्लोर और वॉल मोशन में नहीं है, तो जो बॉल की स्पीड है वही उसकी रिलेटिव स्पीड भी कहलाएगी। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो यहाँ पर। जैसे ये कह रहे हैं कि पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ h, ठीक है, अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 दे रखा है। फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस पर अगर एक पार्टिकल h हाइट से गिरा, E इक्वल टू 1/2 है। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे? देन द होल डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बिफोर द पार्टिकल हैज फिनिश्ड रिबाउंडिंग इज
एंड द होल टाइम टेकन इज ऑप्शन सी। मतलब क्या कहना चाह रहे, देखो क्या कहना चाह रहे, देखो मतलब एक बॉडी को सबसे पहले आप एच हाइट से ड्रॉप करो, तो नंबर 1 जब इसको हम ड्रॉप करेंगे एच हाइट से, तो सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेट करो कि ये जब नीचे आएगा एच हाइट, तो कोलिजन से जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी होगी। मतलब अगर हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें जस्ट बिफोर कोलिजन, तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये ग्रेविटी के अंडर नीचे आ रहा है और इसकी हाइट एच एस आ रहा है और ड्रॉप किया है, यानी u इक्वल टू 0 है। थर्ड इक्वेशन लगा लो यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स v स्क्वायर वाली। तो फिर ये प्रूव कर सकते हो कि जो वेलोसिटी इसकी आएगी वो आएगी रूट ऑफ 2 टाइम्स g इंटू एच। ठीक है, यहाँ तक बोलो, इतनी आएगी वेलोसिटी इसकी ड्रॉप करने पर एच हाइट से। यस सर। ठीक है, अब इसका कोलिजन जब होगा, तो कोलिजन होने के बाद ये वापस कितनी वेलोसिटी से जाएगी, मतलब कि वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन 1/2 into 2g। हाँ, तो उसमें आप e मल्टीप्लाई कर दो, हाफ और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो इट इज हाफ इंटू रूट ऑफ 2gh। तो ये अब कितनी और हाइट तक जाएगा, मतलब कितनी हाइट तक जाकर के ये स्टॉप करेगा, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी, देखो मतलब बाउंस करने के बाद की मैक्सिमम हाइट एच डैश मान लेते हैं अगर, तो फिर हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, या फिर वर्टिकली बॉडी h/2 नहीं आएगा। देखिए मैक्सिमम हाइट जब भी निकालते हो तो उसका फॉर्मूला सर रखते हो h/4 यहाँ u तो स्क्वायर u square by 2g यूज तो करेंगे। तो u की अच्छा जगह हाँ तो सर ये रखोगे ना, हाँ वो हाफ रूट 2gh रखो, क्योंकि अब तो हाफ रूट 2gh से वापस जा रहा है वो, तो हाफ रूट 2gh का स्क्वायर करोगे और डिवाइडेड बाय 2g करोगे, तो ये बेसिकली h/4 आ जाएगा। तो ये h/4 हाइट तक वापस गया। ठीक है, ये सिलसिला जो है इसको हम बोलेंगे ये पहला कोलिजन हुआ, फर्स्ट कोलिजन। लेकिन क्या इसके बाद फिर कुछ नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाकर के क्या ये परमानेंट रुक जाएगी बॉडी, सर वापस नहीं जाने लगेगा। फिर आएगी। तो फिर हम उसको थोड़ा सा अलग डायग्राम दिखा दे रहे हैं। फिर मैक्सिमम हाइट से बॉडी नीचे आएगी, फिर कोलाइड करके फिर वापस जाएगी, ये सेकंड कोलिजन होगा इसका, यहाँ पर सेकंड कोलिजन। फिर नीचे आएगी, फिर थर्ड कोलिजन होगा, और इसमें ना एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न क्या बनेगा, देखो पहली बार जब वो एच हाइट से नीचे आया था फ्रॉम एच हाइट, तो कोलाइड करके कितनी हाइट तक वापस जा रहा है, वो आंसर है h डिवाइडेड बाय 4। बेसिकली ये h/4 का फिगर कहां से आ रहा है जानते हो, h/4 की फिगर कहां से आ रही है, ये इस 1/2 के स्क्वायर करने की वजह से आ रही है, और 1/2 बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो अब सेकंड कोलिजन के लिए वो रिटर्न कितनी हाइट से हो रहा है, पहली बार तो वो h हाइट से गिरा था और h डैश हाइट तक गया, सेकंड कोलिजन के लिए उसकी आने वाली हाइट कितनी होगी, c square h मतलब h डैश होगी h/4 h/4, मतलब h डैश को ही बोलेंगे ना, h डैश से ही तो Yes, वापस h डैश से फिर यस वापस। सर। तो अब वो जब दूसरी बार h डबल डैश डिस्टेंस जाएगा, तो h डबल डैश जो होगा वो h डैश डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, h/4 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली h/16 हो जाएगा। h/16 हो गया। यस सर। फिर तीसरा कोलिजन होगा इसका, फिर बॉडी h डबल डैश से नीचे आएगी वापस, ठीक है, और तीसरी बार कोलाइड करके फिर वापस जाएगा, थर्ड कोलिजन। h/256 अब इसको h ट्रिपल डैश मान लेते हैं, तो तीसरे कोलिजन के बाद h ट्रिपल डैश की वैल्यू, h/64 हो जाएगा। हाँ जी, h डबल डैश बाई 4 यानी कि h/64, ये एक पैटर्न बन जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ ये कॉमन पैटर्न नहीं बन रहा है? यस सर। Yes, यस सर। सर। तो अब बताओ इसका आंसर बताओ, होल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए डिस्टेंस, होल डिस्टेंस। तो सुनो, पहली बार वो h डिस्टेंस नीचे आया, प्लस h डैश ऊपर गया है और h डैश नीचे आया भी है, h डैश गया और h डैश आ गया, तो 2h डैश डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो हमें टोटल पाथ काउंट कर रहे हैं, तो पहली बार h, उसके बाद h डैश डिस्टेंस ऊपर जाना है और h डैश डिस्टेंस वापस भी आना है, तो 2h डैश, और h डैश की जगह रख देंगे h/4। उसके बाद वो h डबल डैश डिस्टेंस ऊपर गया और h डबल डैश डिस्टेंस वापस आया, तो Twice of h/16। 2h डबल डैश 2 टाइम्स ऑफ h डबल डैश यानी h/16, प्लस ऐसे और करते जाओगे, तो प्लस अगली बार आएगा 2h/64,
एंड सो ऑन। अब इसका सम कितना होगा बताओ सुभी जी। हाँ, इसका समीकरण जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें पहला टर्म अलग कर दो h और बाकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ऐड कर लेना। तो इसको मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, है ना, मैं नहीं बताऊंगा, सुभी ने आंसर दे दिया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज करिएगा। अब कैसे करना है आप देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो मैथ में। और टाइम के लिए क्या करेंगे, ठीक है, टाइम के लिए भी मैं आपको हिंट करके छोड़ दे रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा। पहले आप ये निकालोगे कि h हाइट से जाने पे कितना टाइम लगेगा, ये टाइम h हाइट से गिरने का टाइम, है ना, ये टाइम निकालू। उसके बाद फिर h डैश ऊपर जाने में और h डैश वापस आने का टाइम, फिर h डबल डैश जाने में और h डबल डैश आने का टाइम, फिर h इस तरीके से। तो सारे टाइम कैलकुलेट करके, और टाइम में भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। सर कॉमन रेशियो ई होगा उसमें। अब हम जो भी होगा, मतलब मैं तो हिंट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली प्रोग्रेशन बनेगी। तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि पहला वाला टाइम निकालना होगा, पहली बार का टाइम कितना होगा, तो h बराबर हाफ GT स्क्वायर। टू यू बाई जी। पहला वाला टाइम तो अलग से निकालोगे ना, पहला वाला टाइम, क्योंकि फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट सिंगल टाइम हो रहा है, बाकी सब डबल डबल हो यू रहे हैं। बाई जी होगा। अरे भैया पहले वाले की बात करो, पहला वाला टाइम कितना लगेगा, सबसे पहले जो टी टाइम में नीचे गिरेगा, तो ये टाइम टी कैसे निकालोगे, ये h डिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, तो पहला वाला टाइम तो आप इससे निकालो ना यार। पहली बार बॉडी h डिस्टेंस नीचे आ रही है, तो कोई बॉडी अगर h डिस्टेंस नीचे आ रही है स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी, सर रूट में 2h/g होगा। हाँ जी, तो ये तो फिर उससे निकालोगे सेकंड इक्वेशन से, h बराबर हाफ यस GT सर, स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन। तो पहला वाला टाइम तो आपका रूट 2h/g आएगा। उसके बाद ये बॉडी वापस h डैश गई है और वापस h डैश नीचे भी आई है, दो बार हुआ है, h डैश डबल हो रहा है। तो ये वाला टाइम निकालो अब, तो ये टाइम 2h डैश बाई जी का डबल कर दीजिएगा, रूट ऑफ 2h डैश बाई जी का डबल कर दीजिएगा, ये टाइम दूसरा मतलब कोलिजन के बाद वाला है, इसको T1 T2 इस तरीके से मान देते हैं। उसके बाद हम h डबल डैश ऊपर नीचे जाएंगे, तो इसका T3 टाइम मान लेंगे, इसको लिख देंगे 2 इंटू रूट ऑफ 2h डबल डैश बाई जी, इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं इसको करना यार, काइनेमेटिक्स भी आप अगर सॉल्व करवाओगे इस चैप्टर में फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि एक टेनिस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P जिसकी हाइट 20 मीटर है above the surface of a hand court and rebounds to the height of 10 मीटर। 20 मीटर से गिर करके 10 मीटर तक रिबाउंड हो रहा वो, मतलब टेनिस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, और क्वेश्चन कह रहा है कि वो जमीन से टकरा करके, मतलब जो वहां से वो रिबाउंड करता है सिर्फ 10 मीटर तक। तो इसका मतलब ई कितना हुआ यहाँ पर, अभी पीछे हम लोगों ने पैटर्न देखा था कि जिस हाइट से आप गिरते हो और जिस हाइट तक वापस जाते हो h डैश, उसमें ना 1/4 का फैक्टर आया था, 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर बन रहा था। 1/2 का स्क्वायर मतलब ई का स्क्वायर यानी हाफ का स्क्वायर, यानी कि अगर ये h हाइट से गिरा था और h डैश हाइट तक गया था, तो भी पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो कि h डैश की जो वैल्यू आएगी वहां पर तो 1/4 इंटू h आया था, लेकिन 1/4 को जनरलाइज करो अगर, तो वहां 1/4 इसलिए आ रहा था क्योंकि वहां पर e की वैल्यू 1/2 थी। ई स्क्वायर। मतलब इन जनरल अगर इसको लिखना चाहोगे तो h डैश की जो वैल्यू बनेगी वो हाँ ई स्क्वायर टाइम्स h होगी। तो 10 मीटर तक रीबाउंड हो रहा है ई स्क्वायर, और h की वैल्यू 20, यहाँ से आपको e की वैल्यू मिल जाएगी कि इस क्वेश्चन में e की वैल्यू 1/√2 है। अब वो क्या कह रहे हैं ना कि हम उसी पॉइंट से पहली बार उसको ड्रॉप किया था, फर्स्ट टाइम पे उसको ड्रॉप किया था, लेकिन अब उसको हम किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, उसी हाइट से ड्रॉप करना है आपको, ड्रॉप नहीं प्रोजेक्ट करना है, मतलब v स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करिए यहाँ से, ताकि ये जब जाए और कोलाइड करे तो कोलाइड करके वापस इसी हाइट तक आ जाए। यहाँ से कोलाइड करे और कोलाइड करके वापस उसी हाइट तक आनी है इसको, क्वेश्चन कह रहा है आपको, सो दैट इट रिबाउंड्स टू द पॉइंट P। फर्स्ट वाले फिगर में ड्रॉप किया जा रहा है, दूसरे वाले फिगर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसको प्रोजेक्ट मतलब थ्रो किया जा रहा है, यानी कुछ वेलोसिटी दी जा रही है।
तो इसमें भी कुछ नहीं करना। देखो पहले तो आप यहाँ पर ये निकालो कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगी। तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा लेना। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से ये वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2g, और ये 20 मीटर की हाइट से आ रहा है तो इंटू 20, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से। और जो वेलोसिटी इसकी जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी उसको e टाइम्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। e हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 1/√2 और वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 40g। और कोलिजन के बाद वो उस 20 मीटर तक चला गया, 20 मीटर तक, यानी कि 20 मीटर तक जा करके वो स्टॉप कर गया। 20 मीटर पे जाकर के ये स्टॉप कर गया, यानी कि कोलिजन के बाद जो 20 मीटर आ रहा है वो इसकी मैक्सिमम हाइट है। 20 मीटर को आप मैक्सिमम हाइट लोगे आफ्टर कोलिजन, और मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। तो मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे 20 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g वाला फॉर्मूला जो होता है। लेकिन यहाँ पर जो यू स्क्वायर रखना है वो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर यू स्क्वायर की जगह कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी का स्क्वायर करें, दैट मीन्स 1/√2, और रूट के अंदर ये v स्क्वायर प्लस 40g, इस पूरे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2g, ये इसका आंसर होगा। अब इससे सिंप्लीफाई करके v निकाल लेना कितना आता है। हाँ जी भैया, ठीक है ठीक है सुबी बच्चन, दोनों का आंसर सही है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इसमें फ्लोर से कोई चीज रिबाउंड होती है या दीवार से, फ्लोर और वॉल, क्योंकि ये नॉर्मल घरों में हमेशा होता है। आए दिन घरों में आप बॉल खेलते हो तो बॉल नीचे नीचे गिरती है, अपने आप उछल जाती है। तो कोई भी रियल लाइफ में कोई भी बॉल अगर आप नीचे फ्लोर पे गिराओगे तो वो वापस उस हाइट तक नहीं आएगी जिस हाइट तक जिस हाइट से आप गिराते हो। किसी भी बॉल को आप नीचे ड्रॉप करके देख लो, वापस उस हाइट तक कभी नहीं आती। ड्रॉप करके, फेंक के नहीं, छोड़ दीजिए। कोई भी, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो टेबल टेनिस की बॉल हो, चाहे लेदर की बॉल हो, चाहे वो टेनिस, कोई भी। हाँ जी, सी ऑप्शन आ रहा है इसका, सी ऑप्शन 20 आएगा आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सॉल्व करना है ना, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी इन द हेड ऑन कोलिजन। जनरल एक्सप्रेशन देखो, जनरल एक्सप्रेशन का मतलब हम लोग मान के चलेंगे, जनरल एक्सप्रेशन मतलब हम कोलिजन को पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक मान के चल रहे हैं। पार्शियल इलास्टिक एंड पार्शियल इनइलास्टिक, ये मान के चलेंगे और लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या इक्वेशन बनेगी ना, सिचुएशन ये है कि m1 मास u1 वेलोसिटी से चल रहा था और m2 वाला मास u2 वेलोसिटी से चल रहा था जस्ट बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी v1 और m2 की वेलोसिटी v2 जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इसमें पहली बात तो आप, सबसे पहला काम इसमें इक्वेशंस बनाने का होता है, तो मेकिंग ऑफ इक्वेशंस, उसके बाद सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस और उसके बाद रिजल्ट। तो मेकिंग ऑफ इक्वेशन में आप पहली इक्वेशन बनाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, वो लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, तो सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे रिलेटिव स्पीड वाली। रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन बनाएंगे तो कोलिजन के बाद की जो रिलेटिव स्पीड है और कोलिजन के पहले वाली रिलेटिव स्पीड, तो कोलिजन के बाद जो रिलेटिव स्पीड है वो है v2 माइनस v1, कोलिजन के पहले वाली रिलेटिव स्पीड u1 माइनस u2, और पहले वाले में e को मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि जनरलाइज करने जा रहे हैं हम इसको, जनरल एक्सप्रेशन चाहिए तो e के फॉर्म में लेकर के आएंगे। ये हमारा ये दो, इसके बाद आएगा ना मेकिंग ऑफ इक्वेशन के बाद सॉल्विंग। तो सॉल्विंग पार्ट में स्किप करूंगा, अब आप लोग अपने आप करिएगा इसको। इसके बाद सॉल्विंग है, मतलब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, नाउ इट इज सॉल्विंग फॉर v1 एंड v2। साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना करके इसमें से v1 और v2 की एक्सप्रेशंस आपको सॉल्व करनी है। अब ये आपके ऊपर है, सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, ये बता दे रहे किसके फॉर्म में लाना है, तो इन टर्म्स ऑफ u1 u2 m1 m2 और e, इनके फॉर्म में। इसके बाद लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है, तीसरा पार्ट। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ, करोगे आप अपने लेवल पे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन
माइनस काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और उसमें से माइनस करेंगे कोलिजन के बाद वाली एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और जो v1 v2 अगर सॉल्व किया होगा, अगर आप लोगों ने किया है तो कर लेना, नहीं किया है तो कॉपी कर लेना भाई, क्योंकि 100% यहाँ जो भी v1 v2 तुम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा ऊपर, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, मैं सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूँ, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस आएगा वो इतना आएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पर आएगा u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, और साथ में आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बड़ा एक्सप्रेशन आता है काफी, और ये याद रखने वाला है, मतलब ये लर्न करना है आपको, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेप्स मैंने बता दिए हैं कहाँ से डिराइव होता है, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि टाइम टेकिंग है और आज हम टाइम सेव करेंगे अपना थोड़ा सा। 2 इक्वेशंस बना दी आपको, मेकिंग ऑफ इक्वेशन समझा दिया है, सॉल्विंग वाला पार्ट स्किप कर दिया है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, काफी बड़े एक्सप्रेशंस आएंगे। उसके बाद v1 v2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट भी करना है और इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको करने में, अगर और मैथ अच्छी है तो हो सकता है 2 मिनट में भी हो जाए। तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर करेंगे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ये पूरा एक्सप्रेशन रखेंगे इसमें। सारे क्वेश्चन अभी आने वाले क्वेश्चन हम इसी के ऊपर करेंगे। जो रिड्यूस मास का कांसेप्ट है सर, वो डिफॉर्मेशन हुए मास की वजह से दिया है क्या? बच्चा अभी छोड़ो उसको, रिड्यूस मास वाले कंसेप्ट को, अल्टीमेटली उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, नीड भी नहीं है उसकी। चलिए प्रॉब्लम्स पे आते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करने के लिए लाए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सॉरी नंबरिंग रह गई इसमें, तो ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड है। तो अ बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v मेक्स हेड ऑन कोलिजन विथ आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। तो पहली वाली बॉल m मास की है, दूसरी बॉल आइडेंटिकल है, यानी वो भी m मास की हो गई, लेकिन एक में v स्पीड है और एक रेस्ट पे है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स, यानी कि सिस्टम दोनों को मिला करके, आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ इनिशियल। कोलिजन के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन से पहले वाली की 3/4 है। लॉस कितना हुआ फिर इसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना? So 1/4. हाँ जी, ये स्टेटमेंट आप समझ लो, इसको इंटरप्रेट करो। 3/4 काइनेटिक एनर्जी बच गई आपके पास, तो इसका मतलब 1/4 लॉस हो गई। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। पहले बता दें आपको, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और u1 और u2 कोलिजन से पहले वाली स्पीड से, तो हाफ m1 m2 दोनों आइडेंटिकल मास है, तो m इंटू m, नीचे m1 प्लस m2 m प्लस m, इधर u1 माइनस u2। तो एक की स्पीड कोलिजन से पहले v थी और दूसरे की स्पीड 0 थी, तो v माइनस 0 स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर, ये लॉस हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से ये लॉस 1/4 है ऑफ इनिशियल एनर्जी। लॉस इज 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी, और इनिशियल एनर्जी तो सिर्फ एक पार्टिकल के पास होगी, क्योंकि एक ही पार्टिकल हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके ई की वैल्यू बता दे कितनी आएगी। बहुत सिंपल सा तो क्वेश्चन। 1/√2 आ रहा है। 1/√2 आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है। हाँ वो कहीं आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 1/√2 ही आएगा शायद। 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ से m/2 कैंसिल हो जाएगा, m/2 कैंसिल हो जाएगा, यस सर, v स्क्वायर। पक्का ना बच्चा है ना, ठीक है चलो। यस सर। 1/√2। अगला वाला देखो, particle of mass 2 kilogram moving at 2 meter per second collides head on with another block of equal mass kept at rest. Maximum possible loss of kinetic energy क्या हो सकता है? मैक्सिमम लॉस याद करिए, मैक्सिमम लॉस कौन से कोलिजन में होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में। परफेक्टली इनइलास्टिक में। और उसमें ई कितना रखोगे? परफेक्टली की वैल्यू 0 होगी। ई की 0। वैल्यू
तो मैक्सिमम लॉस, ठीक है, बिल्कुल सही कंसेप्ट है कि मैक्सिमम लॉस तब होगा जब आप E इक्वल टू 1 ले लें, E इक्वल टू 0, सॉरी, E इक्वल टू 0। हाँ, तो E इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए और उसके बाद बचेगा क्या, ये हाफ, 2 किलोग्राम के दोनों मास हैं, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 वो लास्ट वाला टर्म इक्वेशन से हट जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ, वो हट जाएगा, लेकिन ये V माइनस 0 में तो V जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, तो 2 दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पे थी, माइनस 0 इसका स्क्वायर। अब देख लो क्या आंसर आएगा इससे। अभी सर 2 आएगा। यस सर 2 आ रहा है। ध्यान करना बच्चा, क्योंकि ये हमें मैं ही इससे करवाता हूँ, बाकी जगहों पर ना अलग तरीके हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये रिजल्ट आपको याद रहेगा तो टाइम बहुत बचता है क्वेश्चन करने में, बहुत टाइम सेव हो जाता है हमारा। तीसरे वाले को छोड़ दें आपके लिए एज ए क्विज, अपने आप देख लेना तीसरे वाले में कि एक्चुअल लॉस जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम पॉसिबल का हाफ लॉस हुआ, वो तो पॉसिबल था, पॉसिबल मतलब हुआ नहीं उतना, पॉसिबल था कि इतना हो सकता था, लेकिन एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो मैक्सिमम का हाफ हुआ है, तो फिर ई क्या रहा होगा उसमें, कर लेंगे इसको अपने आप ना, फॉर्मूला डायरेक्ट मामला है इसके अंदर भी। यस सर लॉस की वैल्यू मिल गई, लॉस तो 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू 1/2 करें, जो भी है, तो अब देख लेना इसका आंसर, ठीक है बच्चा, स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इम्पिंजेस मतलब ये भी कोलिजन है, कोलिजन का दूसरा वर्ड है, सिनोनिम है उसका। अ बॉल इम्पिंजेस डायरेक्टली ऑन द अनदर बॉल एट रेस्ट एंड इज रिड्यूस्ड टू द रेस्ट बाय द इम्पैक्ट। मतलब एक बॉल है, इम्पिंजेस मतलब कोलाइड हुआ, डायरेक्टली मतलब हेड ऑन अनदर बॉल जो कि रेस्ट पे, एंड इज रिड्यूस्ड टू द रेस्ट एट बाय इम्पैक्ट। हाफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय द इम्पैक्ट, देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। मैं एक काम करूं क्या, इनको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दें आपको थोड़ा सा, आई मीन थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन में देख लेना। यस सर, बाद में sir. आंसर भेज दीजिएगा। हाँ, आंसर सर संडे को आंसर भेज दीजिएगा। ठीक है, ये इसी के ऊपर है, ये जो है ना, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर है डायरेक्टली, तो इसमें बहुत लॉजिक नहीं लगाना कोई यार, फॉर्मूले के प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन, तो छोड़ दे रहे हैं ये आगे कई, ये भी वैसे ही है ना, ये कर देते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लैंग्वेज का गेम है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज को लेकर के। देखो इसमें क्या कह रहे हैं ना, 2 particles of masses m and 2m moving with velocities v1 v2 towards each other collide directly मतलब head on, it is found that each एक एक की बात कर रहे हैं आपसे, each loses kinetic energy each loses equal kinetic energy, और coefficient of restitution E equals to 1/2 है, तो v1/v2 कितना रहा होगा। ठीक है, हालांकि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अगर थोड़ा सा अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं यार, थोड़ा सा मतलब ये है कि एक बार अपना ब्रेन भी देख लिया जाए कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, मतलब डायरेक्ट डिस्कस करने में मजा नहीं आती, फिर ये होता है कि हमने अपना ट्राई नहीं किया, तो एक बार ट्राई कर लो, नहीं होगा तो फिर डिस्कस कर लिया जाएगा इसको। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कर लेंगे इसको भी, मतलब ट्राई करना चाहोगे या फिर डिस्कस करें, मतलब क्या लग रहा है आपको? तो पहले ट्राई करेंगे। ट्राई कर लेंगे। पहले ट्राई करेंगे। करिएगा फिर, ठीक है ठीक है। ये कुछ एडिशनल प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी सी स्लाइटली हायर लेवल पर। 3 balls of mass small m, capital M and 4m respectively are in the straight line and the 2 last being at rest। मतलब कुल मिलाकर के सिचुएशन ये है कि एक m मास, दूसरा कैपिटल M मास और तीसरा 4m मास, तीनों एक लाइन में है। पहला वाला u स्पीड से चल रहा है और बाकी दोनों रेस्ट पे हैं, ये दोनों रेस्ट पे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली अगर इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 करें तो पहले 1 वाला 2 को स्ट्राइक करेगा, फिर 2 वाला 3 को स्ट्राइक करेगा। समझ आ रहा है आपको ये चीज? पहले 1 वाला 2 को, फिर 2 वाला 3 को स्ट्राइक करेगा। और कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल M द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द थर्ड बॉल विल बी मैक्सिमम आफ्टर द कोलिजन। कैपिटल M की कौन सी वैल्यू के लिए वेलोसिटी तीसरी बॉल में सबसे ज्यादा आएगी? तो क्वेश्चन में ये तो मेंशन है ही नहीं कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक। राइट, यही क्वेश्चन का मिसिंग पार्ट है। मिसिंग पार्ट है कि इसमें नेचर ऑफ कोलिजन नहीं है। लेकिन अब ऐसे में क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर आपका मतलब
क्या कह सकते हो कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करेगा यहाँ पर कि आप क्या इसमें कर सकते हो। बात वो कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटीज कब आएंगे खुद सोचो ना आप। मैक्सिमम वेलोसिटी इलास्टिक में, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक तो ये कोलिजन। हाँ जी बच्चे, तो इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इसके अंदर। मतलब ऐसा लगता है कि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मैक्सिमम वर्ड है ना, ये हिंट कर देता है कि यार इलास्टिक ही होना चाहिए, क्योंकि तभी सबसे ज्यादा आएगी। तो हम सिस्टमैटिक लॉस नहीं होगा। हाँ, अब ना यहाँ पर हम एक रिजल्ट को यूज करेंगे डायरेक्टली। देखो ये होता है प्रैक्टिस का एडवांटेज। कल हम लोगों ने एक मैचिंग की डिस्कस की थी, याद करिएगा। एक मैच द कॉलम कल हम लोगों ने किया था, जिसमें ये कहा था कि अगर m1 मास v0 वेलोसिटी से चलता था और m2 वाला मास रेस्ट पे था, तो कोलिजन के बाद m1 मास की जो वेलोसिटी आई थी और m2 मास की जो वेलोसिटी आई थी, उनको हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया था। और m2 की वेलोसिटी आई थी 2m1 v0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और m1 की वेलोसिटी आई थी m1 माइनस m2 इंटू v0 डिवाइडेड बाय अपॉन m1 प्लस प्लस m2। m2। यानी कुल मिला के आपका जानते हो क्या हुआ कि ये रिजल्ट भी याद करने वाला है। याद रट करके नहीं, प्रैक्टिस करके। तो हम यही कंसेप्ट लगाएंगे यार। देखिए, सबसे पहले जब 1 और 2 कोलाइड करेंगे, 1 और 2 की जब कोलिजन होगी, तो 1 का क्या हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं, 2 का क्या हुआ ये बता दो आप। 2 की जो वेलोसिटी आएगी, इसी रिजल्ट को यूज करके, इसी रिजल्ट को, तो ट्वाइस m1 v0 बाई m1 प्लस m2, ये रिजल्ट लगाओ। इस रिजल्ट के हिसाब से 2 वाले की जो वेलोसिटी आएगी, और 3 वाला अभी भी रेस्ट पे है, So 2mv0 तो by m plus 2mu डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। तो 2 स्मॉल m u डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक, अब 2 और 3 का कोलिजन हुआ। अब कोलिजन हुआ 2 और 3 के बीच में, तो 1 का क्या हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं, 2 का क्या हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मेरा इंटरेस्ट अब 3 वाली बॉडी में आ गया। So 4mu upon small m plus capital M plus 4m. तो 4m वाली बॉडी कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी? देखिए 2। अब m1 की जगह पर आप कैपिटल M रखोगे, 2 कैपिटल M, नीचे जो m1 प्लस m2 है उसकी जगह पर, नीचे जो m1 प्लस m2 है उसकी जगह पर जो So capital plus और 5m. कैपिटल M प्लस 4m m प्लस 4m। और ऊपर v0 की जगह पर, v0 की जगह पर हम बॉडी 2 वाली वेलोसिटी को यूज करेंगे, क्योंकि 2 वाला जाके 3 से कोलाइड हो रहा है। तो यहां पर पुट करो बॉडी 2 की वेलोसिटी, और बॉडी 2 की वेलोसिटी है 2mu डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कुल मिलाकर के ये आ रहा आंसर, थर्ड वाले की जो वेलोसिटी आ रही, ऑब्जेक्ट 3 की फाइनल वेलोसिटी। अब ये मैं इसलिए अब तुमको बता रहा हूँ इस तरीके से कि अब टाइम कैसे सेव करना होता है एग्जाम्स में, ये भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और क्यों कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने से फायदा होगा आपको, कि बिकॉज रिजल्ट्स उतने ज्यादा याद हो जाते हैं आपको। अदरवाइज सोचो ना कितना टाइम लगता है। मैं पहले 1 और 2 का कोलिजन का जनरलाइज प्रोसेस करता, फिर 2 और 3 का जनरलाइज प्रोसेस करता, तो 10 मिनट तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली 3 वाले की वेलोसिटी आ गई, लेकिन अभी मेरा आंसर नहीं आया है। अभी मेरा आंसर नहीं आया इसके हिसाब से। मतलब फाइनली आपने ये निकाल दिया कि वेलोसिटी ऑफ थर्ड, वेलोसिटी ऑफ 4m ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये तो निकाल दिया हम लोगों ने। इसका आंसर आ गया 4, ऊपर स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू यू, और नीचे जो बन रहा फैक्टर वो बन रहा है कैपिटल M। मैं कहते स्क्वायर स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो कैपिटल M स्क्वायर बन जाएगा वहां पर, प्लस आई थिंक 4 स्मॉल m स्क्वायर बन जाएगा एक टर्म, और एक टर्म बनेगा मेरे ख्याल से Plus 5 cap small m plus capital M. 5 स्मॉल m कैपिटल M मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल M, यहाँ पर एक और आपकी ना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चेक होगा। ये फिर से जेई वाले क्वेश्चन आ गए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल M। तो कैपिटल M की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा? तो यानी कैपिटल M, अब इसमें क्या So करेंगे, नीचे डिवाइड पूरा। ध्यान से सुनो, देखो इसमें बता रहे क्या करना है आपको। अब इसमें कई सारे लोग अलग अलग अप्रोच लगाते हैं। तो हम न्यूमरेटर से ना कैपिटल M को हटा रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के कैपिटल M से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन करेंगे। तो कैपिटल M से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर चला जाएगा, ये कैपिटल M चला जाएगा, और कैपिटल M से डिवाइड करने पर यहाँ पर नीचे एक कैपिटल M का टर्म आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैपिटल M से डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m स्क्वायर अपॉन कैपिटल M, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म देख रहे हो आप,
यहाँ पर मैथ की एक प्रॉपर्टीज होती है, मैथ की एक प्रॉपर्टी, पता नहीं आप इससे फैमिलियर हो या नहीं हो, बट लिख दे रहा हूँ मैं, कि अर्थमेटिक मीन जब निकालते हैं दो नंबर्स का तो वो हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आता है। मीन से बड़ा या बराबर होता है। Yes. तो एक रिजल्ट आप ये लगाते हो कि अर्थमेटिक मीन अगर a और b दो नंबर्स हैं तो a प्लस b बाई टू अर्थमेटिक मीन इज मोर देन और इक्वल टू Root A B. Root है A ना? B. अब इस प्रॉपर्टी से अगर आप फैमिलियर हो तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर फंस जाओगे, मतलब फिजिक्स करने के बाद आप मैथ में फंस जाओगे जाकर के। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि a प्लस b की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर ये मोर देन और इक्वल टू का साइन लगा रखा है तुमने तो मिनिमम वैल्यू, और ये कब होता है मिनिमम रूट? जब a और b में क्या रिलेशन हो, कब होता है ये? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब आते हैं? ये तभी आएंगे जब a और b की वैल्यूज आपस में इक्वल हो। आधी प्रॉपर्टी पढ़े हो क्या यार आप लोग? कि मतलब बड़ा होता है, इक्वल कब आता है ये नहीं पता आपको? ये इक्वल टू का साइन कब और लगता वो है? अभी आगे सर पढ़ाएंगे, अभी बताया है। अच्छा। हाँ तो ये इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैथ में नहीं पढ़ा है फिर तो दिक्कत हो सकती है। और भी तरीके हैं लेकिन अब फिर वो कैलकुलस लगेगी, कुछ तो लगेगा ही इसमें। तो यहाँ पर हम इसी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को लगाने जा रहे हैं कि ये जो कैपिटल M प्लस 4m स्क्वायर बाई m है, ये पूरा फैक्टर अगर मिनिमम होगा तभी आपका होल आंसर मैक्सिमम आएगा। डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो फ्रैक्शन मैक्सिमम आएगा, और ये मिनिमम तभी हो सकता है व्हेन कैपिटल M इज इक्वल टू 4 स्मॉल m स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब इसके क्या आंसर बन जाएगा देखो, 2m। तो ये जो क्वेश्चंस है ये फिर एग्जाम वाले क्वेश्चंस हो गए बच्चे। रियलाइज करना, एक तो अगर ये रिजल्ट किसी को नहीं याद है तो फायदा नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत टाइम टेकिंग है, तो उसको फिजिक्स में ही 10 मिनट लग गए। फिर जो मैथ्स वाला पोर्शन आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट, उसमें फंस जाएगा जाकर के वो, मतलब अल्टीमेटली नंबर ना मिलने के बहुत सारे रीजंस हैं इसमें। नेक्स्ट, यहाँ पहले से ही तुमको इंपॉर्टेंट का टैग लगा रखा है मैंने। इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। इसमें पहली बार आप 3 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं एक साथ, अभी तक 2 ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, अब हम पहली बार यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स की बात करने जा रहे हैं। 3 स्मॉल स्फीयर्स, ठीक है, बट है बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन, है बहुत ही फंडामेंटल। ये कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है फंडामेंटल क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाओ तो ये हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं वो? पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। देखो ठीक है, 3 स्फीयर्स स्मॉल है सर। मतलब पार्टिक। हाँ जी बताओ सर ये एचसीवी में एग्जांपल नहीं है काइनेमेटिक्स का? नहीं वो नहीं है बच्चा, वो नहीं है। ध्यान से सुना करो तुम लोग, थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन में लगाओ दिमाग। मतलब सर वैसा ही है थोड़ा क्वेश्चन, ना वो नहीं वैसा है। नहीं, वो ऐसा भी नहीं है, उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है उससे। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब इस ट्रायंगल के सेंटर की तरफ v स्पीड से गए। 3 पार्टिकल्स को आपने v स्पीड से सेंटर की तरफ फेंका। क्योंकि ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, सेंटर से आइडेंटिकल डिस्टेंस पर हैं, तो ये तीनों एक साथ सेंटर पे आएंगे, तीनों आपस में कोलाइड करेंगे। ये कोलिजन का क्वेश्चन है, तीनों पार्टिकल एक साथ सेंटर पे जाकर के कोलाइड कर जाएंगे यस सर। और फिर वो वापस आ गए। कितनी स्पीड से वापस आ गए कोलाइड करने के बाद? v/3। v/3 से। तो रेस्टिट्यूशन कितना है इसमें, है ना? जब रेस्टिट्यूशन निकालना है 1/√3। कैसे बच्चा तुम्हें लॉजिक क्या लगाया? बताओ बच्चा, डिस्कस करो। तो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही होता है। हाँ मैंने हाँ ठीक बोल रहे हो, आगे बताओ। चलिए देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। हाँ जी सर मैंने बट इसमें एक अजम्पशन ले लिया कि वो तीनों एक ही टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि नहीं वो एजम्पशन नहीं है, वो रियलिटी है, पहुंचेंगे तो एक साथ ही।
वरना तीनों कोलाइड ही नहीं कर पाएंगे। वो एक साथ ही पहुंचेंगे बच्चा, उनकी स्पीड सेम है। चलिए देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, आंसर शायद सही है आपका। लॉजिक मैं फिर बोलता हूँ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने तीन, हालांकि वो स्मॉल स्फीयर्स हैं, लेकिन अब आपको समझाने के लिए बड़े बड़े स्फीयर बनाए हैं मैंने, डायग्राम को समझाने के लिए सिर्फ। तो इसमें सिचुएशन क्या बनेगी, देखिए तीनों स्फीयर्स का जो सेंटर होगा, जब ये तीनों आपस में कोलाइड होंगे, तो मतलब इसके वर्टेक्स से नाम दे दो आप ए बी सी। तो जो बी वाले वर्टेक्स से निकला होगा, जो सी वाले वर्टेक्स से आया होगा, और जो ए वाले वर्टेक्स से आया होगा, तो ए वाले वर्टेक्स वाले की वेलोसिटी बिल्कुल डाउनवर्ड होगी। एग्री करोगे इस बात से कि जो ए वाली वर्टेक्स से स्फीयर आ रहा है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यस सर। बिल्कुल यस सर। ओके। जो बी वाला होगा वो थोड़ा सा इस तरफ जा रहा होगा एंगल पर, और सी वाला कुछ ऐसे जा रहा होगा। इस तरीके से सिचुएशन बन रही होगी इनकी, है ना, तीनों सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो इन सब की वेलोसिटीज v v और v है क्वेश्चन के हिसाब से, और यहां कहीं पर ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट होगा। अब हम इसमें एक लॉजिक लगाने जा रहे हैं, लॉजिक कंसेप्चुअल लॉजिक है यहाँ पर। ए और बी के सेंटर्स को आप मिलाओ, ए और बी के सेंटर्स को जब आप मिलाओगे तो ये लाइन कहलाएगी नॉर्मल लाइन, क्योंकि स्फीयर का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है। बोलो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कहेंगे, कंसेप्ट क्या लगने वाला है इसके अंदर, वो देखो आप। जो नॉर्मल लाइन है जो स्फीयर्स के सेंटर्स को मिला रही है, इसका एक अलग डायग्राम में दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा। यहां पर मतलब जो ए और बी के सेंटर्स को मिलाया, उन सेंटर्स से बी वाले की वेलोसिटी कितने एंगल पर है और ए वाले की वेलोसिटी कितने एंगल पर है। ये कितना एंगल बन रहा होगा थोड़ा ज्योमेट्री से आप देख सकते हो, क्योंकि सब आइडेंटिकल है। हाँ जी 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। अब सुनना, जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, जो मेन पॉइंट है वो सुनिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनकी वेलोसिटीज को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। इनकी वेलोसिटीज को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो जो ए और बी हैं, इनकी वेलोसिटीज को आप रिजॉल्व करेंगे जब, तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। इस रेड लाइन की तरफ बी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा, और इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर बी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस रेड लाइन पर आएगा, और ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर जाएगा। और कितने कितने कंपोनेंट जाएंगे, तो यहाँ पर v sin 30 का कंपोनेंट आएगा, और यहाँ v cos 30 का कंपोनेंट आएगा। यहाँ पर भी v√3/2 आएगा, और ये कंपोनेंट्स क्लियर हो गए कैसे हो रहा है, 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से चल रहा होगा। v cos 30 कंपोनेंट्स क्लियर हैं? सर दोनों में से Yes, कोई sir. एक √3/2 माइनस में नहीं होगा? रुको, अभी तो कंपोनेंट किया, अभी हमें कोई, देखो माइनस तब होता है जब कोई इक्वेशन बनाई जाती है, हम इक्वेशन थोड़ी बना रहे हैं अभी कोई। अभी तो आप एक सिंपल डायग्राम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, तो वेक्टर ड्रॉ करते वक्त थोड़ी माइनस लगाते हैं यार। जब किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तब माइनस लगाते हैं। अब ये बताओ, इसके हिसाब से रिलेटिव स्पीड कितनी है यहाँ पर? क्या है रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन? आपको ऐसा नहीं लग रहा, सुनो, कि दोनों के v/2 वाले कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शंस में है, तो इन कंपोनेंट्स में रिलेटिव कितना आएगा? अगर हम v/2 और v/2 के बीच में रिलेटिव निकालें तो 0 नहीं हो गया? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसकी वजह से है? v/2 वाले कंपोनेंट की वजह से है या v√3/2 वाले कंपोनेंट की वजह से है? v√3/2। 3/2 तो कितना होगा? और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सर v√3 v√3। ये है रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। अब हम सेम आर्ग्यूमेंट लगाओ रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन के लिए। सेम आर्ग्यूमेंट, सब कुछ यही होगा उसमें, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो v से सेंटर की तरफ जाने की बजाय v/3 से वापस आ रहे होंगे। तो सब कुछ सेम होगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट जाएंगी। तो जहां पर पहले v लिखा हुआ है वहां बदल जाएगा, वहां v की जगह v/3 कर लो।
अरे बस हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट भी तो ऐसे ही होगा ना यार। सर रिलेटिव स्पीड नहीं है तो सर उनकी इंडिविजुअल स्पीड है, रिलेटिव तो कुछ और होगी। यही रिलेटिव है यार, इंडिविजुअल कहाँ है? v/3 तो इंडिविजुअल दी हुई है शायद। तो उसने आगे √3 कर तो दिया ना, लगा तो दिया v/3 √3। अच्छा ओके सर। और हम डेफिनेशन फॉलो करेंगे यहाँ पर कि रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो है वो पहले वाले का e टाइम्स होना चाहिए, यानी कि जैसे v/3 इंटू √3 इट शुड बी e टाइम्स ऑफ v√3। डेफिनेशन जो भी बताई गई थी आपको, रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू e टाइम्स रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। 1/3 सर। आंसर तो 1/3 आ रहा है, लेकिन प्रोसेस चाहिए था ना, प्रोसेस क्या था इसमें? कंसेप्चुअल तो है ही ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ब्लाइंडली करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें। मतलब यहाँ पर दोनों डेफिनेशन समझने वाला गेम था आपका, कि डेफिनेशन अगर आती है तो हो जाएगा क्वेश्चन, डेफिनेशन से अगर डेविएट करके चल रहे हो फिर मुश्किल है। सर हम्म, तो एक डाउट ये था, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ये देखें कि ए जो आ रहे हैं दोनों स्फीयर्स, उनके दोनों के जो क्या कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, बोलो बोलो वैसे बोल देना। जी सर, दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो ए वाली को अपोज करेंगे। हम्म, तो सर हम जब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर एग्जांपल लगाते हैं, तो एक हम लगा दे m मतलब जो भी उस स्फीयर का मास सुनिए, है इनटू v। नहीं नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, सिर्फ दो बॉडीज के बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें सिस्टम 3 बॉडीज का बन रहा, 2 का नहीं बन रहा। सर और सिस्टम का कंजर्व होता है मोमेंटम, इंडिविजुअल में से नहीं हो पाता। इसलिए वो नहीं लगेगा। लगाओ तो तीनों को मिला करके मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, 2 को लेकर के नहीं करा सकते इसमें, क्योंकि अगर ए और बी को सिस्टम लिया तो फिर सी आउट ऑफ सिस्टम हो गया, और सी अगर आउट ऑफ सिस्टम है तो उसकी वजह से ए और बी पर फोर्स लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। फोर्स की प्रेजेंस में थोड़ी मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। चलिए एक और देखते हैं। सर हम्म, तो पिछले क्वेश्चन में एक चीज और थी कि सर मेरा क्वेश्चन है ये सॉल्व दो दो बॉल से कोलिजन को लेके कर दिया है सर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड होने के रिस्पेक्ट में ऐसे ही आ सकती हैं, लेकिन जो फाइनल v/3 हो तो तीनों के कोलिजन की वजह से है ना। तो उससे क्या मतलब हमको, किस मतलब फाइनल स्पीड किसके कोलिजन से है, ये कहाँ लिखा है? देखिए जो न्यूटन लॉ ऑफ, आप समझो, लॉ दिया है तुमने, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है यार, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन है, मतलब कि ये हर कंडीशन में काम करेगा। ये थोड़ी लिखा है कि उसमें 2 कोलिजन होने चाहिए। रिलेटिव स्पीड आफ्टर द कोलिजन, चाहे वो 3 बॉडी साइमल्टेनियसली कोलाइड हुई है, चाहे वो 2 बॉडी साइमल्टेनियसली कोलाइड हुई है, ये लॉ कभी भी लगा सकते हो आप। लॉ है, कोई थ्योरम थोड़ी कह रहे हैं हम आपसे। ओके सर। हाँ जी बच्चा, ये कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक और इम्पोर्टेंट 2 है, एक पहले वाला एक ये वाला, इसको छोड़ दे रहे हैं, सिमिलर टाइप का है। और ये सर वो कुछ पिछला वाला क्वेश्चन लॉस ऑफ एनर्जी वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे? नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 2 बॉडीज का है, ये जनरलाइज नहीं है। ये दो ही, इसमें m1 m2 2 ही मासेस तो आ रहे हैं फॉर्मूले में। जब 2 ही मास आ रहे हैं तो इसका मतलब दो बॉडीज के लिए हुआ ये। ओके सर, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस अभी छोड़ दे रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जनरलाइज क्वेश्चन है ये सब, प्रैक्टिस के लिए रहेंगे आपको। यहाँ पर आइए, ये एक 2 डायमेंशनल कोलिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल का मतलब 2 डायमेंशन कोलिजन्स। तो ये एक्चुअली यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे, ये फिगर मिस हो गया है इसमें से। तो मतलब एक m1 मास और एक m2 मास से कोलाइड हो रहा है। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्या कर रहे हैं इसमें। देखो इसमें ये है कि एक ये मतलब कोलिजन इन 2 डायमेंशन है। मैं हेडिंग बाद में डाल दूंगा, आप अपनी तरफ से हेडिंग लिख लेना, कोलिजन इन 2 डायमेंशंस।
इसमें क्या कह रहे हैं कि जो m1 वाला मास है ये चल रहा है किसी वेलोसिटी मान लो v से, और m2 वाला मास रेस्ट पे है, m2 वाला रेस्ट पे। देखिए दो तरीके से कोलिजन्स होती हैं। अगर दो पर्सन्स की कोलिजन की बात की जाए तो दो पर्सन किस तरीके से कोलाइड कर सकते हैं, बिल्कुल आमने सामने आकर के, हेड टू हेड। हेड ऑन का मतलब है सिर से सिर टकराए, एक का सर दूसरे के सर से धड़ से टकराया, मतलब आपका फोरहेड और उसका फोरहेड आमने सामने वालों को बिल्कुल टकराया, ये होता है आमने सामने का कोलिजन। और एक कोलिजन ये होता है कि आप चल रहे हो और अपोजिट साइड से कोई पर्सन आ रहा है और दोनों के कंधे टकरा गए, शोल्डर टकरा गए आपके, तो क्या होगा उसमें? थोड़ा साइड ऑन नहीं, इसको ग्लांसिंग कोलिजन कहते हैं एक्चुअली। हाँ, मतलब साइड ऑन वर्ड नहीं है, साइड ऑन कह सकते हो बट एक्चुअली टेक्निकल वर्ड यहाँ पर कहते हैं कि ये ग्लांसिंग कोलिजन है। ये क्रिकेट में कई बार यूज होता है, ग्लांसिंग वर्ड जो है क्रिकेट में कई बार यूज होता है। जिन लोगों ने कमेंट्री सुनी है उनको शायद आइडिया लगेगा कि ग्लांस करना क्या होता है, ये जिनको क्रिकेट का शौक है वो जब समझ सकते हैं कि क्रिकेट में ग्लांसिंग वर्ड किसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक होता है स्ट्रेट ड्राइव मारना जहां पर बॉल बैट के बिल्कुल बीचों बीच में आती है, और एक होता है ग्लांस करना। तो ग्लांस, हाँ क्या करना है, ग्लांस में क्या करते हैं, बैट का क्या लगाते हैं? एज मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। एज, हाँ, तो मतलब साइड से कोलाइड करना, साइड से। तो M1 जो है ना वो M2 से ग्लांसिंग कोलिजन करने जा रहा है, मतलब M1 M2 को छूता हुआ निकल जाएगा, बिल्कुल सामने जाकर नहीं टकराएगा, M2 के साइड से छूता हुआ निकल जाएगा इसको। जैसे दो पर्सन सामने सामने से आए और छूते हुए निकल जाए एक दूसरे को, जिसको छेड़ना भी कहते हो, कि सामने वाले को छेड़ना हो तो ऐसे छेड़ो, या जानबूझ करके किसी को परेशान करना हो तो जानबूझ करके उसके रास्ते में जाओ और धीरे से कंधा मार के निकल जाओ। बस देख के करना होता है ये चीज, छेड़ किसको रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो इसमें अगर ये सिचुएशन हुई तो इस सिचुएशन के बाद क्या होता है कि M1 और M2 कोलिजन के बाद M1 जो होता है ये अपने ओरिजिनल रास्ते से डेविएट कर जाता है, मतलब ये किसी और डायरेक्शन में चलने लगता है ग्लांसिंग कोलिजन में, और मान लिया ये θ1 एंगल पर जाएगा, और M2 भी किसी डायरेक्शन में जाएगा एट सम अदर एंगल θ2 मान लेते हैं। इसको बोलते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो लेफ्ट वाली फिगर जस्ट बिफोर कोलिजन की है और राइट वाली फिगर जस्ट आफ्टर कोलिजन की है। ग्लांसिंग वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बता रहा हूँ, एज से मतलब M1 M2 की एज को जाकर के मारेगा, बिल्कुल सामने से टक्कर नहीं होगी, हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा यहाँ पर। ऐसे में क्या करते हैं ना, ऐसे में आपको क्या करना होगा, आप मोमेंटम का दो कंपोनेंट्स करेंगे, मोमेंटम का एक तो एक्स डायरेक्शन और मोमेंटम का दूसरा वाई डायरेक्शन, और दोनों ही डायरेक्शंस के मोमेंटम को इंडिविजुअली कंजर्व कराएंगे। मतलब मोमेंटम अलोंग एक्स डायमेंशन भी कंजर्व होगा, मोमेंटम अलोंग वाई डायमेंशन भी। ये आपका काइनेमेटिक्स से चला आ रहा है कि जब भी 2 डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो, 2 डायमेंशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है किसी भी चैप्टर में वो रिजॉल्व करके ही सॉल्व की जाती है। एक्स डायमेंशन के लिए अलग इक्वेशन बनाते हो, वाई डायमेंशन के लिए अलग इक्वेशन बनाते हो। यही काम प्रोजेक्टाइल में किया है और आज यही काम मोमेंटम में भी करने जा रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि राइट साइड हमारा एक्स डायमेंशन है और अप साइड हमारा वाई डायमेंशन है। तो पहली इक्वेशन जो बनाओगे, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी, कैसे बनेगी सुनना। फर्स्ट इक्वेशन वो आप कराएं मोमेंटम का एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन की अगर हम बात करें तो मास m1 की जो वेलोसिटी v है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो कोई जरूरत नहीं है रिजॉल्व करने की इसको, डायरेक्टली m1 v इसका मोमेंटम हो जाएगा और प्लस m2 वाली बॉडी स्टेशनरी है, 0 इक्वल टू कोलिजन के बाद हमें इस v1 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पर। कंपोनेंट आप अपने लेवल पे चाहो करो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर v1 cos θ1 और यहाँ v1 sin θ1, एंड सिमिलरली ऐसे v2 को रिजॉल्व करो एक्स डायमेंशन में और वाई डायमेंशन में। तो v2 cos θ2 और इधर की तरफ v2 sin θ2। तो पहली इक्वेशन में ना ये जो x वाले कंपोनेंट्स है इनको यूज करो, पहले वाले में x डायरेक्शन की कंपोनेंट्स, यानी कि m1 और वेलोसिटी v1 का x कंपोनेंट यानी cos θ1 प्लस m2 और वेलोसिटी v2 का x कंपोनेंट cos θ2।
ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन यहां बनाओ मोमेंटम को y डायरेक्शन में कंजर्व करके, यानी कि m1v एक मिनट y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है कोलिजन से पहले देखो, जस्ट बिफोर कोलिजन। 0 है, अगर सीधे सीधे आ रहा है तो। हाँ तो y, क्योंकि m1 की वेलोसिटी x एक्सिस पर है, इसमें कोई y कंपोनेंट नहीं, नो y कंपोनेंट कोलिजन से पहले, और m2 वैसे ही रेस्ट पे है। तो मोमेंटम का जब y कंपोनेंट JBC 0 है। कंजर्व कराएंगे तो पहले वाली चीज 0 है, और बाद में m1 और उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट v1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू y sin, डायरेक्शन लेकिन v1 sin थीटा 1 पॉजिटिव साइड पर चला गया और v2 sin माइनस थीटा 2 m2 नेगेटिव v2 साइड, sin theta 2 तो माइनस m2 v2 sin थीटा 2, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो दो इक्वेशन तो ये बनेंगी, और बाकी की इक्वेशन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे होती है, क्योंकि आगे की और इक्वेशन देखिए इसमें 4 अननोन्स हैं। पहली बार बता दें आपको, टोटल 4 अननोन्स हैं। v1 अननोन है, थीटा 1 अननोन है, थीटा 2 अननोन है, v2, तो 4 इक्वेशन चाहिए, दो तो बन जाएंगी, बाकी की दो एक एनर्जी कंजर्व और एक कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। यहाँ नहीं है रेस्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट, यहाँ नहीं है। रेस्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट तब लगता है जब आपको बॉडीज की ज्योमेट्री प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जब तक आप बॉडीज की ज्योमेट्री नहीं जानोगे तब तक आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन कितने एंगल पर चल रहा है या ग्लांसिंग कोलिजन एग्जैक्टली कहां पर हुआ है। तो रेस्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट यहां नहीं लगाते, अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखा देंगे। बाकी की दो इक्वेशन और चाहिए, तो क्वेश्चन में दो ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए जहां से कि हम दो इक्वेशंस और बना पाए। देखो फिर बोल रहा हूं, कुल मिलाकर के 4 अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस मोमेंटम की दो डायरेक्शंस में कंजर्वेशन से बन जाएंगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस में या फिर सारे ही क्वेश्चंस में इन 4 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको दी जाएगी, क्योंकि अदरवाइज हम सॉल्व कर ही नहीं सकते इसको। 4 अननोन्स बाय 2 वेरिएबल्स नहीं निकाल सकते, 4 अननोन्स बाय 2 इक्वेशंस। तो क्वेश्चंस में आउट ऑफ दीज 4 वेरिएबल्स one variable will be directly given to you, that means we are left with थीटा 3 0 है। आता है इसको, तो पहले हमें कैसे पता 0 होगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा ये, मैं सर सिर्फ दिया तुमको हुआ है ना, कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, ये यहाँ तो पर उसमें लिखा हुआ है m1 moves at an angle, मैं ये थोड़ा दिया कि m2 भी एंगल पे चले। ये इनकम्प्लीट हो गया भाई मेरे, यहाँ पर फिगर थी वो मिस हो गई हमसे, वो फाइल करप्ट हो गई थी। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो भी क्वेश्चन समझाएंगे, पहले आपको दिमाग में बिठाओ इसको। पहली दो इक्वेशन हमेशा मोमेंटम की बनेंगी, तीसरी इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन होगी, और चौथा इन 4 में से कोई एक चीज आपको जरूर दी जाएगी। अब दिखाता हूं तुमको एग्जांपल्स। यहां पर इस क्वेश्चन में कोलिजन से पहले दे रखा है m1 v पर और m रेस्ट पर, कोलिजन के बाद एक m के लिए एंगल दे रखा है तुमको 37 डिग्री। तो अब बचा क्या तुम्हारे पास, इसकी वेलोसिटी v1 निकालने को बचा, इसकी वेलोसिटी v2 निकालने को बचा, और यहाँ का एंगल थीटा निकालने को बचा है। ये 3 बचे, थीटा 2 बचा है, थीटा 1 दे रखा है तुमको, 3 अननोन से। तो हम इक्वेशंस क्या बनाएंगे, देखो इक्वेशंस क्या बनेगी, इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है, इक्वेशंस क्या बनेंगे देखो, पहले आप इक्वेशन बना लो उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब आप अपने हिसाब से चलोगे ना, चलो फिर तुम लोग प्रॉब्लम में आते हो और उसके बाद कहते हो कि पहली मोमेंटम का x डायरेक्शन में कंजर्वेशन px कांस्टेंट। अब आप कंपोनेंट अपने लेवल पर देखो, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ m इंटू वी, कोलिजन से पहले वाला, कोलिजन के बाद m v1 cos 37 उसकी वैल्यू लिखोगे, और प्लस m v2 cos थीटा 2, एक इक्वेशन। मोमेंटम का y एक्सिस कंजर्वेशन कराएंगे, दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो पहले y एक्सिस पे 0 है, बाद में m v1 sin 37, और दूसरे में माइनस लग जाएगा। किस बेसिस पर माइनस लग रहा है ये क्लियर होना चाहिए तुमको, माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है और नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे है, और जब रिजॉल्व करेंगे तो v2 का कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस पर जाएगा। दो इक्वेशन ये बन गई, ये दो हमेशा बनेंगे, मतलब हर क्वेश्चन में ये दो बनेंगी, सारे क्वेश्चंस में ये दो बनेंगी। उसके बाद क्वेश्चन पे नजर डालो कि क्या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जहां से कुछ और बन जाए।
क्या क्वेश्चन कोलिजन में? इलास्टिक है। तो इलास्टिक से क्या होता है? इलास्टिक होने की वजह से हम काइनेटिक रिलेटिव स्पीड, बच्चा इनमें नहीं लगाते, वो हेड ऑन में खत्म हो गई कहानी उसकी। अब रिलेटिव स्पीड काइनेटिक नहीं, एनर्जी को कंजर्व काइनेटिक कर सकते एनर्जी हैं। कंजर्व। अब आप रिलेटिव स्पीड और रेस्टिट्यूशन भूल जाइए, आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन बन रही है अब ये, इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। 3 इक्वेशंस हो गई, 3 ही चाहिए भी, क्योंकि एक एंगल तो दे रखा है आपको, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। कोलिजन इन 2 डायमेंशन को आप लोग ना, प्रॉब्लम तुम लोग की बड़ी अजीब सी है, बता, तुम लोग बहुत बहुत क्विक मेथड चाहते हो, बहुत ज्यादा क्विक मेथड, मतलब आप लर्निंग मोड में जाना ही नहीं चाहते हो, बस फटाफट वाले आंसर चाहिए हमको। एंड फिर आप उठ करके आते हो कि सर हमारे नंबर नहीं आते यार, तो फिर मेरा मूड खराब होता है वहां पर कि जब समझाई जा रही है बातें तब समझते नहीं हो आप। अपने हिसाब से चलना है, चल लो फिर आप भाई। और अभी भी आप काम आसान नहीं है अभी इसके बाद, क्योंकि ये अभी मेकिंग ऑफ इक्वेशन है, अभी सॉल्विंग नहीं है। अब इसके बाद छोड़ दे रहे हैं इसको, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन आपके लिए। अच्छा, जेई सिलेक्शन या किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन इतना आसान काम नहीं होता, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, और फॉलो करना पड़ता है जो कहा जाए उसको। ब्लाइंडली फॉलो करिए, ट्रस्ट करके फॉलो करो कि सही बताया जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन 2 डायमेंशन के आएंगे उसमें 2 इक्वेशन तो हमेशा ये रहेंगी, तीसरी इक्वेशन के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है जिससे बन जाता है, और एक वेरिएबल हमेशा दिया जाएगा तुमको, हमेशा दिया जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो वेरिएबल ना दिया जाए, क्योंकि फिर हम क्या, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा इसको। अब सॉल्व कैसे करना ना, ये भी एक टास्क है, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है, इसमें सॉल्व कैसे करोगे। ये भी इतना आसान काम नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि एक तो एक स्क्वायर 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 का फैक्टर बन रहा है यहाँ पर। तो सॉल्व करना, डिस्कस कर लेना, बता, मतलब आंसर शेयर करना, बताएंगे आपको आंसर सही है कि नहीं है। एक मैं हिंट कर दे रहा हूँ, एक हिंट कर दे रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद आपको हिंट कर दे रहा हूँ अपने आंसर को चेक करने के लिए, वो बता दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद θ2 की जो वैल्यू आएगी वो 53 डिग्री आनी चाहिए। एक हिंट कर दे रहा हूँ, V1 V2 कितने आएंगे ये नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने तीनों इक्वेशंस को सही से सॉल्व किया होगा तो θ2 53 डिग्री आ जाएगा, जो कि आंसर को चेक करने का तरीका है कि तुमने कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या होगा, 2 spheres of equal mass collide with one ball initially at rest, with the collision being absolutely elastic but not head on। collision इलास्टिक है लेकिन हेड ऑन नहीं है, यानी ग्लांसिंग है। नॉट हेड ऑन मतलब ग्लांसिंग। एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, और इसका करने का तरीका भी यूनिक है, मेथड भी यूनिक है बिल्कुल। जब मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट कंजर्व है, मोमेंटम का वाई कंपोनेंट कंजर्व है, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि पूरा पूरा मोमेंटम वेक्टर ही कंजर्व है। कह सकते हैं नहीं कह सकते, अगर उसका एक्स कंपोनेंट कंजर्व है, वाई कंपोनेंट कंजर्व है, तो क्या वेक्टर पूरा कांस्टेंट नहीं हो गया, पूरा पूरा वेक्टर। कर सकते हैं। देखो, तो कोलिजन से पहले क्या सिचुएशन बन रही है, कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले एक एम मास मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, दूसरा एम मास रेस्ट पे है। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद, क्योंकि ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगे, और वही पूछा भी है आपसे कि कितना एंगल बनेगा उनके वेलोसिटी वेक्टर के बीच में। तो मान लिया एक v1 से चला गया, एक v2 से चला गया, और हमें इन दोनों के बीच का ये एंगल पूछा है कि थीटा कितना होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, कोलिजन से पहले वाले मोमेंटम को मैं कैपिटल P से डिनोट कर दूंगा, कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम को P1 से डिनोट कर देंगे,
और इधर वाले मोमेंटम को P2 से डिनोट कर देंगे, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब हम क्या करेंगे कि पहले वाला मोमेंटम कैपिटल P वेक्टर में और बाद वाला मोमेंटम P1 प्लस P2 वेक्टोरियली, ये इक्वेशन बनेगी। मतलब मैंने क्या किया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया, एक तरीके से मर्ज करके इक्वेशन बना रहा हूँ कि मैं अलग अलग कंजर्व करा था, उसकी जगह पर दोनों को मर्ज करके वेक्टर में इक्वेशन बना सकते हो। इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, इसके बाद मैं दोनों तरफ कैपिटल P से डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा, कैपिटल P डॉट कैपिटल P लेफ्ट साइड पर, और यहां पर P1 प्लस P2 डॉट कैपिटल P ले सकते हैं। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड ले सकते हैं, इक्वल टू साइन लगा है। जैसे मैथ में आपको नंबर मल्टीप्लाई करते हो, हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम राइट साइड पर जो कैपिटल P है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल P डॉट कैपिटल P इक्वल टू इधर P1 प्लस P2 डॉट, और फिर इस वाले P को रिप्लेस करके यहाँ पर कर देंगे P1 प्लस P2 वापस। अब यहाँ पर वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाओ, दो सिमिलर वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट लगाते हो, मतलब इन जनरल तो हम ये कहते हैं कि A डॉट B बराबर AB cos थीटा, लेकिन अगर A डॉट A लिखना हो कहीं पर तुम्हें, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, ये A स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर ये P स्क्वायर हो जाएगा। इधर जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके, तो यहाँ पर टर्म्स ये आएंगे, एक P1 स्क्वायर का टर्म आएगा, एक P2 स्क्वायर का टर्म आएगा, और एक ट्वाइस P1 डॉट P1 डॉट आएगा बीच में। यही सब तो गलतियां कर रहे हो आप लोग। रैंक लूज करने का, सिलेक्शन लूज करने का रीजन यही है। देखो बच्चा, जेई टफ नहीं है, कंसंट्रेशन मांगता है ये। आपका फोकस मांगता है पढ़ते वक्त, कितने फोकस्ड वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब सुनना एक और कहानी। एक और आपको रिलेशन बताया गया था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये बहुत पहले डिस्कस हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। बहुत पहले का डिस्कशन है। काइनेटिक एनर्जी इज P स्क्वायर बाय 2m। आपको बहुत टफ डेरिवेशन नहीं अपने आप की जा सकती है कि काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर बाय 2m। तो ये जो P स्क्वायर है ना, कैपिटल P स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसको हम कहेंगे 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी पहले वाली। P1 स्क्वायर को कर देंगे 2m इंटू बाद वाली काइनेटिक एनर्जी 1, P2 स्क्वायर को कर देंगे 2m इंटू K2, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे ट्वाइस P1 डॉट P2। क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, यानी अगर कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी K है और कोलिजन के बाद एक मास के पास K1 एनर्जी है और दूसरे मास के पास K2 एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो कैपिटल K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इलास्टिक होने की वजह से। तो क्या इससे ये प्रूफ नहीं हो रहा कि P1 डॉट P2 0 आएगा? ये सारे अगर कैपिटल A K और K1 प्लस K2 बराबर है, होगा प्रूफ? यस सर, है ना, हो जाएगा प्रूफ दैट P1 डॉट P2 0। यहाँ पर पुट करो ना आप, इसमें से ये जो राइट वाले 2m K1 और 2m K2 देख रहे हैं, इनको लेफ्ट साइड ले जाओ, माइनस कर दो यहाँ पर, और इसको भी माइनस करके लेफ्ट साइड कर दो। इनको माइनस करके लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो और यहाँ पर इक्वल टू लगा देते, माइनस माइनस इक्वल टू हो जाएगा 0। और P1 डॉट P2 के 0 आने का क्या मतलब है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आने का 90 दोनों डिग्री पे है perpendicular परपेंडिकुलर। मतलब सी ऑप्शन। क्वेश्चन भी यूनिक था, करने का तरीका भी अपने आप में यूनिक है। ये एक एग्जांपल है, ये आपको करना है। इसको भी ग्लांसिंग कोलिजन कह सकते हो, जो चौराहे पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये दो कारें अलग अलग डायरेक्शन से आई, भिड़ गई,
और किसी और डायरेक्शन में चली गई, तो ये सेल्फ है, अपने आप करने वाला है। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बन रही है? सर इनइलास्टिक कोलिजन है। स्टिक कर जाती हैं दोनों। हाँ, ये जो रेकेज ऑफ द आफ्टर द कोलिजन है, इसका मतलब ये दोनों कारें एक दूसरे से चिपक गई, यानी कि इनइलास्टिक। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जरूर रहेगी, आपको हमेशा रहेगी। और इनइलास्टिक होने के बाद दो अननोन्स तो बचे नहीं, क्योंकि V1 V2 थोड़ी मानोगे आप। जब ये यूनाइट हो गए तो एक ही वेलोसिटी तो बची। तो इनफैक्ट रेकेज का मतलब क्या है? मतलब कि दोनों कारों का जो आउटर बॉडी होता है ना, कभी कभी एक्सीडेंट होने पर क्या होता है, जैसे कार और ट्रक की एक्सीडेंट होती है तो कार की बॉडी ट्रक की बॉडी में फंस जाती है, जाकर के निकलती नहीं है बाहर। मतलब जो सीवियर एक्सीडेंट होते हैं, जहां पर मतलब बहुत ह्यूज लॉसेस होते हैं और किसी की जान भी चली जाती है, तो वो होता है गाड़ी फंस जाना एक दूसरे में। सर यहाँ पे उसके बाद लिखा भी है assuming the vehicle stick together हाँ, after मतलब the लिखा भी collision। है, हाँ लिखा भी है। तो फिर दो ही तो अननोन बचे, एक ये फाइनल वेलोसिटी बची और एक ये थीटा बची। और क्या अननोन बचा आपके पास? दो अननोन बचे, दो इक्वेशन मोमेंटम से आ जाएंगी। एक एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करा लो, एक वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करा लो। दो ही अननोन से दो इक्वेशन से काम चल जाएगा इसमें। यही बोल समझाने की कोशिश की, इलास्टिक में जितने भी क्वेश्चन करोगे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी हमारी। ये तुम्हारी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हो, मतलब उसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये भाई आपकी आर्ट है, ये कोई आके बताएगा नहीं वहां जाकर के। अब यहाँ पर कह रहे हैं अ प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी vi कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर प्रोटॉन दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से कोलाइड करेगी और दूसरा प्रोटॉन रेस्ट पे है। अब assuming the two protons have equal speed after the collision, find the speed of each proton after the collision and the direction of velocity vectors after the collision। फिगर बता दें इसमें। अब प्रोटॉन की जगह m मास दिखाता हूं मैं। पहला वाला m मास v स्पीड से चल रहा है, दूसरा वाला m मास रेस्ट पे है कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। एक θ1 एंगल से v1 डायरेक्शन मान लिया v1, और दूसरा θ2 v2। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है। तो सेम स्पीड दी हुई है, v1 is equal to हाँ, यही v2। है। अब देखो इसमें फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यस सर v1 is equals to mod द टू प्रोटॉन्स हैव इक्वल स्पीड। यही समझा रहा हूँ बच्चा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे कि हमारे वेरिएबल कम हो। तो यहाँ पर मुझे v1 मॉड्यूलस इक्वल है। यहाँ पर v1 v2 तो बराबर हो गए ना। तो मैं काम करते हैं, पहले वाले को vi लिख लेते हैं और दूसरे वाले को हम v1 क्यों लिखें? जब जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेम है तो फिर हम अननेसेसरली इसको दो वेरिएबल क्यों लिखाएं? हम इसको vf और vf कर लेते हैं। तो क्या ये एंगल्स बराबर नहीं आएंगे? अब तीन इक्वेशंस कौन सी बनाओगे? मतलब ये चलो यहाँ तक तो ठीक है, अभी इक्वेशंस बनाओ तीन इक्वेशंस कौन सी बनेगी लिख दे रहा हूँ तुमको। px कांस्टेंट करोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m इंटू वी आई विल बी इक्वल टू m vf cos θ1 प्लस m vf cos θ2। हो गई फर्स्ट इक्वेशन। मोमेंटम का y एक्सिस कंजर्वेशन लगाओ, जीरो है पहले, बाद में m vf sin θ1 माइनस m vf sin θ2। यहां से एक और चीज मिल जाएगी तुमको, θ1 θ2 का रिलेशन मिल जाएगा। तो एक px एक py, तीसरी कौन सी बनाए? अभी एक इक्वेशन और चाहिए होगी। काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक है तो सर एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। हाँ, इलास्टिक है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा देंगे। तो हाफ m vi स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m vf स्क्वायर। उसको डबल कर लो क्योंकि एनर्जी में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। थर्ड इक्वेशन, बस ये सॉल्व हो जाएंगे इससे। स्टेप्स फॉलो करो, हर क्वेश्चन आसान है। स्टेप की ओवर स्टेपिंग करोगे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट है।
ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट के लिए है, मतलब इसलिए आपको अपने को टेस्ट योरसेल्फ है कि आप देखो, मतलब कराना तो क्लास में ही था, लेकिन अब ये टाइम की वजह से भी आपको छोड़ रहे हैं। ये अभी ग्लांसिंग कोलिजन पे ही है ये भी ग्लांसिंग कोलिजन पे, बट ये पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में लाए थे बेसिकली क्वेश्चन को। मैंने कहा था कि एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे, तो ये पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन जेई एडवांस के फॉर्म में है ये। तो आप उसका पैराग्राफ पढ़ो और उस पैराग्राफ के ऊपर ये 3 क्वेश्चन हैं, देखो कितना आंसर करते हो। ये भी ग्लांसिंग कोलिजन पे है, लॉजिक लगाओगे आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ विनायक, बिलियर्ड्स तो बेस्ट एग्जांपल है ग्लांसिंग कोलिजन के यार। बिलियर्ड के गेम में तो न जाने ग्लांसिंग कोलिजन कितने होते हैं, एक बॉल दूसरे से, फिर दूसरी बॉल तीसरे से। ग्लांसिंग कोलिजन का ही ये भी एग्जांपल है, देखो एक ग्लांसिंग कोलिजन का एक और एग्जांपल ये भी है, ऑब्लिक कोलिजन बाय द स्मूथ सरफेस। मतलब जो क्रिकेट में होता है, मतलब बॉलर वाला, कि पिच पर बॉल पड़ी और बाउंस करके बैट्समैन तक चली गई, मतलब 1 बाउंस जो होती है, या 4 पड़ जाता है, जब 6 नहीं 4, तो एक टप्पा पड़ा और टप्पा पड़ करके बाउंड्री पे चली गई गेंद। तो ये सब हमारे ग्लांसिंग कोलिजन के ही एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये ग्राउंड के साथ कोलिजन्स होती हैं। मतलब ये जो हम कह रहे हैं नेक्स्ट, जैसे ये बॉल उछल उछल के आगे बढ़े, एक बॉल आपने फेंकी, वो उछल के आगे गई, फिर वो नीचे आई, फिर उछल के आगे गई, फिर आगे चली गई, बाउंसिंग प्रोजेक्टाइल। ये सब हमारे ग्लांसिंग कोलिजन है। इसमें इसको जरा ट्राई करना है यार, इसको ऑब्लिक कोलिजन मतलब बाय द स्मूथ सरफेस में, कि अगर ये बॉडी यू स्पीड से कोलिजन से पहले थीटा एंगल पर आई थी, तो कोलिजन के बाद ये कितने एंगल पर जाएगी और ये कितनी स्पीड होगी। ये 2 क्वेश्चंस हैं। है ये भी ग्लांसिंग कोलिजन का ही कंसेप्ट, ग्लांसिंग कोलिजन वाला ही कंसेप्ट है। और इसमें ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है आपको, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करेंगे। उसका यूज करेंगे, मतलब आंसर को ई के फॉर्म में लाएंगे। 2 मिनट का टाइम दो। देखो इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि ये सरफेस स्मूथ है, कोई सिग्निफिकेंस है इसका? तो फ्रिक्शन सेम थीटा होने का नहीं, इसका क्वेश्चन से क्या लेना देना है? सरफेस स्मूथ है, उसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना है? देखिए एट द टाइम ऑफ, ध्यान से सुनना अब, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कि जब ये बॉल सरफेस पे टच करेगी, कोलिजन बोलेंगे मतलब जब बॉल हिट्स, दैट इज कम इन कांटेक्ट विथ, हिट्स मतलब कम इन कांटेक्ट विद द फ्लोर। स्पीड सेम रहेगी ना बच्चा रुको, तो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो यार, न्यूटन लॉ पढ़ रहे हो, तो जो भी सोचा करो न्यूटन लॉ से सोचा करो। आप न्यूटन लॉ को किनारे कर देते हो, इंट्यूशंस लगाते हो लोग, यही गलत हो जाता है मैकेनिक्स में। अगर आप इस तरह हमेशा फोर्स और न्यूटन लॉ के बारे में सोचेंगे ना, तो कभी गलत नहीं होगा आपका। जब ये फ्लोर के कांटेक्ट में आएगा, कौन सा फोर्स लगेगा? 2 बॉडी जब कांटेक्ट में आती हैं, तो वो कौन कौन से फोर्स लगा सकती है? 2 बॉडी, नॉर्मल नॉर्मल या फ्रिक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन रहा नहीं यहाँ पर, यस स्मूथ है तो नो फ्रिक्शन। तो इसका मतलब सिर्फ नॉर्मल फोर्स काम करेगी, ओनली Yes, नॉर्मल sir. रिएक्शन विल एक्ट। अच्छा, अब न्यूटन लॉ क्या कहता है यार? न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आप लोग अंदाजे से आंसर कभी मत देना करो, फिर दिया करो, फिर बता रहे हो, वो बहुत गलत अप्रोच है अंदाजे से आंसर देना। हाँ विज्ञान सही है, साइंस पढ़ रहे हो यार, कोई हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हो कि आप अकबर बाबर की स्टोरी पढ़ रहे हो। न्यूटन के लॉ में वो बार बार दुनिया को ये समझाते हुए चले गए, मर भी गए, कि यार चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शंस में होते हैं। चेंज इन मोमेंटम और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। और यहां पर फोर्स में कौन सा फोर्स कंसीडर करोगे? क्या ग्रेविटी को कंसीडर करें, इंपल्स अप्रोक्सीमेशन याद करिए,
कोलिजन हो रहा है इस टाइम पर, नो सर। तो क्या कंसिडर करें? नो फिर सर। सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर आप फ्लोर को एक्स एक्सिस मान लो और नॉर्मल टू द फ्लोर को वाई एक्सिस मान लो, तो यहाँ पर हमारा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वाई एक्सिस, और न्यूटन की लॉ कहती है कि मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब, इन सब का मतलब ये हुआ कि मोमेंटम विल चेंज ऑन द वाई एक्सिस। न्यूटन लॉ के हिसाब से कोई भी बातें हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। और सिंस नो फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं है, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट अनचेंज्ड रहेगा। ये लॉजिक है इसका, अनचेंज्ड। अब ना रिजॉल्व करो, u का कौन सा कंपोनेंट नीचे आएगा और कौन सा कंपोनेंट राइट साइड जाएगा थीटा एंगल के हिसाब से। तो u थीटा और u साइन थीटा, ठीक। अब सुनना, हम इस एंगल को ना अल्फा मान लेते हैं, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर की तरफ v cos अल्फा और राइट साइड डायरेक्शन में v साइन अल्फा। मेरा ये कहना है कि ये जो u साइन थीटा है और ये जो v साइन अल्फा देख रहे हो ना, ये दोनों x डायरेक्शन वाले हैं। और क्योंकि कोई फोर्स x डायरेक्शन में आई ही नहीं है, कोई फोर्स x डायरेक्शन में आई नहीं, इसलिए मोमेंटम का x डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। इसका मतलब यहां पर क्या करोगे, v साइन अल्फा इज इक्वल टू u साइन थीटा। ये पहली इक्वेशन बनेगी आपकी। तो ये जो इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है ना, इस एक्सप्लेनेशन को स्किप करके आप अंदाजे से बोल रहे थे कि स्पीड नहीं बदलेगी तो ये नहीं बदलेगा। अरे पीछे लॉजिक दो भाई, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, जो भी आपका लॉजिक है वो 3 लॉ के ऊपर है। इतनी बढ़िया फिजिक्स है कि 4 चैप्टर पढ़ा है आप, चारों चैप्टर में एक ही लॉ चल रहा है, न्यूटन लॉ। जहां पर भी वेलोसिटी का चेंज देखना हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन की लॉ को याद करिए। फोर्सेस देखो कौन सी हैं, अंदाजे से मत बताया करो कि ये होगा तो वो होगा ना। दूसरी इक्वेशन आपको याद दिलाते हैं अभी कौन सी बन रही। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था यहां पर, बाउंसिंग फ्रॉम द फ्लोर से, ये वाला, ये नॉर्मल वाला, जिसमें ये कहा था कि अगर हम बिल्कुल वर्टिकली नीचे आते, अगर बॉडी वर्टिकली नीचे आती v स्पीड से, तो कितने से रीबाउंड कर जाती वो। अगर डायरेक्टली v से नीचे आते तो रीबाउंड कितने से कर रहे थे, यानी वापस कितने से जा रहे थे, आने वाली वेलोसिटी में e मल्टीप्लाई करके। ये वाला कंसेप्ट यहां पर इंपोज करो। इसकी डायरेक्ट जो नीचे वाली वेलोसिटी है, क्योंकि ये तो चेंज होगा, वाई एक्सिस पर चेंज होगा, मोमेंटम विल चेंज ऑन द वाई एक्सिस। तो अगर ये u cos थीटा की वेलोसिटी से नीचे आया है, अगर ये u cos थीटा की वेलोसिटी से नीचे आया है और v cos अल्फा की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इनमें और इनमें रिलेशन जो होगा, जो सिमिलरली वो बाउंसिंग वाला एग्जांपल है कि v cos अल्फा से अगर वो बाउंस कर रहा है, तो बाउंस होने के बाद वाली वेलोसिटी e टाइम्स बाउंस होने से पहले वाली वेलोसिटी, यानी कि u cos थीटा। ये दूसरी वेलोसिटी, दूसरी इक्वेशन बनेगी। और दो ही अननोन्स है हमारे पास, v और अल्फा, दो अननोन्स v और अल्फा। हाँ, स्पेशल केस में सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आपको करना है क्वेश्चन में। स्पेशल केस में अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता, अगर ये क्वेश्चन में अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता, यानी कि E1 होता, तो एक आपके पास स्पेशल पॉइंट बनता। अगर हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दे और E को 1 रख दे,
ई इक्वल टू 1 कर लो और लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके ऐड करो और राइट साइड की स्क्वायर करके ऐड करो, क्या रिलेशन बनता है देखो जरा। हाँ बिगिन करके देखो आप। अगर ई को 1 रख देते हैं आप सेकंड इक्वेशन में, अगर ई इक्वल टू 1 रख लें और उसके बाद इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, v इक्वल टू यू बन जाता और थीटा इक्वल टू अल्फा बन जाता। यानी कि ये सेम स्पीड से सेम एंगल पर बाउंस करता, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसा हो जाता ये, लाइट के रिफ्लेक्शन जैसा हो जाता अगर इलास्टिक होता तो। जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये पढ़ते नहीं हो लाइट के रिफ्लेक्शन में कि नॉर्मल से जितने एंगल पर इंसिडेंट रे आती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होती है। लाइट रे क्लास 10 ऑप्टिक्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा बराबर हो जाते हैं लाइट के केस में। लेकिन क्योंकि ये लाइट तो है नहीं, लेकिन अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लाइट के जैसी ही है। या उल्टा बोल सकते हो कि लाइट किसी सरफेस से जब कोलाइड करती है तो वो इलास्टिक कोलिजन की तरीके से करती है, इसी वजह से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। उल्टा भी बोल सकते हो। और एक और स्पेशल केस में अगर ये इनइलास्टिक होता तो, एक और स्पेशल केस लो, अगर ये कोलिजन इनइलास्टिक हो जाता, परफेक्ट इनइलास्टिक, इसमें ई 0 हो जाता है, क्या रिजल्ट बनता है यार? कितना आता है? वी कॉस अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती। सो वी 0 हो जाता। वी नहीं 0 होगा, अल्फा 90 होगा। अल्फा 90 का मतलब क्या हुआ जानते हो? ये बॉल कहाँ जाएगी? सो हॉरिजॉन्टल फ्लोर के अलोंग मूव कर लेगी। फ्लोर के अलोंग बॉल फ्लोर पे स्लाइड कर जाएगी, सुर्री बॉल जिसको बोलते हो। कभी कभी नहीं होता टप्पा पड़ने के बाद बॉल उछलती ही नहीं है। क्रिकेट में एक टर्म होता है गली वाली क्रिकेट में, सुर्री बॉल बोलते हैं उसको। यस सर। क्या होती है सुर्री बॉल? नहीं होता है, मतलब कि बॉल पड़ी, बॉलर ने फेंकी, यस सर, बाउंस नहीं करती। बाउंस नहीं करती, जमीन पे जमीन पे ही रगड़ जाती है। डेड बॉल मान लेते हैं क्रिकेट में उसको, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो डेड बॉल मान लेते हैं, गली वाले में तो खैर बेमानी कर लेते हैं, तो ये भी मानी जाएगी। और नॉर्मली क्योंकि उसमें आउट हो जाता है लोग, भाई जब बॉल बाउंस नहीं करके सुर्री हो जाती है तो ज्यादातर केसेस में लोग आउट हो जाते हैं अगर वो स्टंप्स पे जा रही है तो। ठीक है ना, बॉल दिखती ही नहीं है, वो जमीन पे चल रही है। तो सुर्री बॉल मतलब इनइलास्टिक कोलिजन, और अगर अच्छे से बाउंस हो गई उसी एंगल पर तो मतलब इलास्टिक कोलिजन। बाकी केसेस में ये उनके बीच में लाई करेगा। इनफैक्ट अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके नेक्स्ट पेज पर लेके चलूं तो जनरलाइज वे में क्या हो रहा है देखो, इन जनरल क्या बन रहा है ना, इन जनरल अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, जब दोनों को डिवाइड करोगे ना, आप किसको किसको बता रहा हूं, ये आपका जनरलाइज फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, और नीचे स्पेशल केसेस है। हम ना अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो आपको एक रिजल्ट ये बनेगा, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ई। एक रिजल्ट ये बन जाएगा। और एक अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, हालांकि कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ देते हैं फालतू में, उसमें टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। दोनों को डिवाइड करो, v sin अल्फा अपॉन v cos अल्फा, यानी कि tan अल्फा। और अल्फा थीटा क्या है? अल्फा थीटा ये है, नॉर्मल से अगर कोई बॉडी थीटा एंगल पर आएगी और अल्फा एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है तो ये इनका रिलेशन है। मतलब अल्फा एक तरीके से रिफ्लेक्शन एंगल कह सकते हो, अल्फा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तरीके से, और थीटा को आप लाइट से कंपेयर करो तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरीके से मान लो। इंसिडेंस थीटा पर, रिफ्लेक्शन अल्फा पर। इंसिडेंस होने की स्पीड u और रिफ्लेक्शन होने की स्पीड v।
सर ये केस पार्शियली इनइलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक वाले में ही है ना सिर्फ? उसी में है, क्योंकि बाकी में तो ई की वैल्यू पुट कर लोगे आप, ये यस जनरलाइज। सर वही। हाँ, मतलब सिंपल सा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला कह सकते हो कि tan थीटा डिवाइडेड बाय ई करके हम ये पता लगा लेंगे कितने एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और दूसरा कंसेप्ट आप ये लगा देना कि मतलब जो फ्लोर के अलोंग वेलोसिटी होगी वो कंजर्व होगी। मतलब बेसिकली क्या है ये वाला, क्या है मतलब v sin अल्फा बराबर u sin थीटा, ये कंसेप्ट। उसके पीछे के ये रीजनिंग यहाँ पर है कि क्यों मैंने ऐसा कहा है, उसके पीछे पूरा रीजन आपको बता दिया कि मतलब क्या रीजन है जिस बेसिस पे कहा जाता है कि v sin अल्फा बराबर u sin थीटा। रीजन हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, जो भी रीजन होना चाहिए वो न्यूटन लॉ से सपोर्टेड होना चाहिए। न्यूटन लॉ को आप वायलेट करके कोई भी बात नहीं कर सकते। तो आपके हर आंसर में न्यूटन लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। और ये रेस्टिट्यूशन की भी लॉ न्यूटन की ही दी हुई है। तो ये कंसेप्ट फॉलो करो, यू एंगल पर बॉडी आएगी, वी एंगल पर चली जाएगी। और ये सिर्फ फ्लोर के साथ नहीं है, अगर हम विथ वॉल भी रहेंगे तब भी यही होगा। जैसे मान लो अगर हम किसी दीवार से कोलाइड करते हो ना, मतलब ऐसे घरों में कई बार लोग घर में खाली होते हैं तो टाइम पास करने के लिए बॉल लेकर के दीवार पर मारा करते हैं और खुद ही कैच करा करते हैं। मतलब बड़ा कॉमन गेम है ये। तो अगर कोई बॉडी वॉल पर आती है यू स्पीड से, तो करना सिर्फ ये है कि आपको वॉल का नॉर्मल बनाओ, फिर नॉर्मल बनाओ उसका नॉर्मल। और वैसे भी लाइट के चैप्टर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से देखा जाता है, मिरर से देखते हो या मिरर के नॉर्मल से देखते हो? डेफिनेशन याद कर लो एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से सर। नॉर्मल से। तो हम यहाँ पर भी नॉर्मल से देखेंगे। अब नॉर्मल वॉल का बनाएंगे, तो वॉल से अगर ये थीटा एंगल पर गया है, मान लो उस नॉर्मल, सॉरी वॉल से नहीं नॉर्मल से, नॉर्मल से अगर थीटा एंगल पर गया तो रिफ्लेक्ट अल्फा एंगल पर होगा, लेकिन किसी और स्पीड से, उस स्पीड से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्पीड कोई और हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई ई। अच्छा, इस बार कौन सा मोमेंटम कंजर्व कराओगे? मान लो अगर हम नॉर्मल को एक्स एक्सिस कहें और वॉल को वाई एक्सिस कहें, तो इस बार क्या चीज नहीं बदलेगी? वाई एक्सिस का लो। इस बार वाई एक्सिस वाला कंजर्व होगा क्यों? सही। क्योंकि एक्स के अलोंग नॉर्मल लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब की बार वॉल के अलोंग चेंज नहीं होगा। रीजन ये लगा ना आप, सिंपल सी है, जो नॉर्मल होगा ना, जहां नॉर्मल लगेगा वहां चेंज होगा, और जहां नॉर्मल नहीं लगेगा वहां चेंज नहीं होगा। तो अगर नॉर्मल एक्स पे लग रहा तो एक्स वाला बदल जाएगा, वाई नहीं बदलेगा। नॉर्मल वाई पे लग रहा तो वाई बदलेगा, एक्स नहीं बदलेगा। अंतर अगर सरफेस स्मूथ है ही नहीं तो वो फिर अलग बात है ना, अभी डिस्कशन ही हमारा स्मूथ का चल रहा है। स्मूथ नहीं होगा तो फिर एक्स और वाई दोनों बदल जाएंगे। बट फिर उस क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को। तो फिलहाल थ्योरी तक ही रखेंगे, क्वेश्चन अभी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन अब अगली क्लासेस में काउंट करेंगे, बट थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बाउंसिंग मतलब ऑब्लिक कोलिजन ऑन द स्मूथ सरफेस, इस आर्टिकल को पढ़ना है। इसके बाद अगली क्लास में डायरेक्टली इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।